guys, welcome back to my channel. It's Official. In this video, we will cover our Unit 5 of Software Engineering. तो मोस्टली आपका जो सिलेबस है आपका कवर हो चुका है इस चैनल के ऊपर. ओनली एससी के आपके ये 2 यूनिट्स हैं एंड पीपीएल के 2 यूनिट्स बचे हुए हैं. बाकी पूरा सिलेबस कवर्ड है. एंड इफ यू आर लर्निंग फॉर एंडसम एग्जामिनेशन, सो दिस चैनल इज लाइक अ कंप्लीट लाइब्रेरी. आपको यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी फॉर ऑल ऑफ द लेक्चर्स एंड ऑल. तो प्लीज ट्राई टू लाइक द सेशंस एंड यस फॉरवर्ड विद योर फ्रेंड्स. नाउ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 की, विच इज नथिंग बट योर रिस्क एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. ठीक है, बहुत ज्यादा इजी सा यूनिट है आपका ये, लेकिन हाँ इसमें थोड़ी बहुत चीजें हम देखेंगे जो कि मतलब इम्पोर्टेंट है. यू हैव टू कीप इट इन माइंड. ये पूरा कंटेंट है रिस्क मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर रिस्क, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट एंड आरएमएमएम प्लान. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड फर्स्ट विल स्टार्ट विद आवर रिस्क मैनेजमेंट. तो देखो बहुत सिंपल है एंड आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ रिस्क, है ना. तो रिस्क पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ आई विल स्टार्ट दिस. सी, सबसे पहले आप ऐसे सोच सकते हो कि आपका एक रिस्क है कि लाइक आपके रूम के ऊपर आपने वाटर टैंक रखा हुआ है एंड वो लीक कर रहा है. ठीक है, आपको पता है कि वो लीक कर रहा है. ठीक है, अभी तक मतलब ऐसा सोचो कि अभी तक वो बर्स्ट नहीं हुआ है, बट अगर आपने इग्नोर करा, है ना, अगर आपने मतलब उसको छोड़ दिया कि अरे चलो लीक हो रहा है होने दो, तो इट कुड फॉल एंड फ्लड योर रूम टुमारो, है ना. तो मतलब क्या है रिस्क का, कि रिस्क एक फ्यूचर प्रॉब्लम है जो कि अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर आप अभी कुछ चीजें कर लो, लाइक अभी अगर उसको मैनेज कर लो, ठीक है, विदाउट इग्नोरिंग इट, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, विच इज योर फ्यूचर प्रॉब्लम. तो फ्यूचर प्रॉब्लम को मैनेज करने वाला जो सीन है उसी को क्या बोला जाता है, रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है. ठीक है, तो सी व्हाट इज अ रिस्क. रिस्क इज टुमारो प्रॉब्लम्स आर टुडेज रिस्क. ये समझ में आ गई बात जो मैंने आपको बताया. ओके, hence a clear definition of a risk is a problem that could cause some loss to the progress of project but which has not happened yet. अभी नहीं हुआ है लेकिन आगे हो सकता है, एंड अगर वो हुआ तो बहुत लॉस होगा हमारे प्रोग्रेस को, हमारे प्रोजेक्ट को. फाइन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट्स से योर टीम इज वर्किंग ऑन लेट्स से एक न्यू फूड डिलीवरी ऐप है. ठीक है, अब योर ओनली मोबाइल डेवलपर इज प्लानिंग टू गो लाइक समवेयर, लाइक उनको मे बी कोई वेकेशन पे जाना है ना. तो वेकेशन अभी आई नहीं है, बट इफ यू डोंट प्रिपेयर नाउ तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है. तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ रिस्क. फाइन, तो यहाँ पर ऐसे आपको समझना होता है कि एग्जैक्टली आपका जो प्रोसेस है वो क्या चलता है. So these potential issues might harm cost, schedule and technical success of the project and the quality of our software device or project team morale. मतलब कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए 5 चीजें हैं. 5 चीजें यानी कि सबसे पहला तो है कॉस्ट. ठीक है, तो कॉस्ट आपका जो है यहाँ पर हार्म हो सकता है. तो यू मे नीड टू हायर अ न्यू डेवलपर लास्ट मिनट, है ना. अगर आपका कोई डेवलपर उस वक्त किसी वजह से नहीं काम कर पा रहा है तो ये रिस्क है जो फ्यूचर में हो सकता है. तो आप पहले से ही क्या करोगे, एक नया डेवलपर हायर करके रखोगे. फाइन, देन तो अगर आप लास्ट टाइम करोगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्रीज होगा, डेवलपर हाई कॉस्ट मतलब मांगेगा. देन शेड्यूल. शेड्यूल क्या, अगर आपका डिले हो गया एक टास्क के अंदर तो ऑब्वियसली वो एंटायर टाइमलाइन को अफेक्ट करेगा. देन टेक्निकल सक्सेस. तो टेक्निकल मतलब कि व्हाट इफ दैट पर्टिकुलर न्यू सॉफ्टवेयर टूल यू आर यूजिंग इट टर्न्स आउट टू हैव मेनी बग्स या फिर बहुत सारे एरर्स, है ना. क्योंकि हो सकता है ना कि उसी डेवलपर को ज्यादा पता हो, है ना, कि क्या कहाँ पर क्या चीज उसने डिफाइन कर रखी है या फिर कहाँ पर कौन से एरर्स आ सकते हैं. तो हो सकता है इफ यू लीव फॉर सम टाइम आपका जो सॉफ्टवेयर टूल है उसमें बहुत सारे बग्स आ जाएं. देन आपके पास आती है क्वालिटी. तो क्वालिटी के अंदर मतलब आप एकदम रश्ड टेस्टिंग अगर करोगे, बहुत फास्ट टेस्टिंग अगर करोगे तो ऑब्वियसली पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका डेवलपर वेकेशन पे जाने वाला है तो उससे पहले ही आप उससे सारा काम करवा लो, विच इज नॉट पॉसिबल. अगर 1 मंथ का टाइम लग ही रहा है एक
सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, तो यू कांट मेक इट इन 8 days और 10 days. सो वही बात हो रही है, अगर आप उसको जल्दी खत्म करने का ट्राई करोगे तो क्वालिटी आपकी अफेक्ट होगी. एंड एट लास्ट आपका टीम मॉरल मतलब कि इफ नो वन नोज व्हाट टू डू इन अ रिस्की सिचुएशन, तो हर कोई आपका जो टीम में होगा वो स्ट्रेस हो जाएगा. फाइन. सो अ स्मॉल रिस्क इट कैन शेक अप द होल प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है. तो रिस्क कितना आपके लिए यहाँ पर मतलब डेंजरस है, आप यहाँ पर समझ पा रहे होगे. नाउ व्हाट इज अ रिस्क मैनेजमेंट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड एड्रेसिंग एंड एलिमिनेटिंग दीज प्रॉब्लम्स बिफोर दे डैमेज द प्रोजेक्ट. मतलब कि इमेजिन सी, वापस से बहुत सारे आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स. लेट्स से आप क्या कर रहे हो, आप इमेजिन करो आप एक ऑर्गेनाइज कर रहे हो फेस्ट कॉलेज के अंदर. तो इफ यू थिंक कि बारिश आ सकती है तो उससे आपका पूरा इवेंट स्पॉइल हो जाएगा. तो आप क्या करोगे? देखो, बारिश आना इज अ रिस्क, राइट? अगर आप वो पर्टिकुलर फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आप ओपन में ऑर्गेनाइज कर रहे होगे. तो अगर बारिश आ गई तो एवरीथिंग विल बी स्पॉइल्ड. तो आप पहले से रिस्क मैनेज कैसे करके रखोगे? हो सकता है आप कोई शेड ऊपर से लगा लो, है ना, आप कोई बैकअप इंडोर हॉल जो है ना आप कर सकते हो बुक. तो ये जस्ट इन केस. फाइन. तो आप पहले से ही रिस्क मैनेज करके चल रहे हो. यू प्रेडिक्ट अ प्रॉब्लम, आप प्लान करते हो एंड अवॉइड करते हो लॉस को बिफोर इट हैपेंस. सो दिस इज नथिंग बट योर रिस्क मैनेजमेंट. आई होप आई हैव गिवन अ गुड टाइम ऑन दिस स्लाइड. एंड रिस्क क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है. नाउ सी, risk management is a sequence of steps that help a software team to understand, analyze and manage uncertainty. मतलब ये एक डिटेक्टिव वर्क की तरह है. फर्स्ट आप देखते हो कि पॉसिबल आपके कौन से रिस्क है, उसके बाद आप फिगर आउट करते हो कि ये सीरियस कितने हैं. फाइनली जो है आप स्मार्ट मूव्स लेते हो, मतलब आप सोचते हो एग्जैक्टली कि अब मैं इनको प्रिवेंट कैसे करूंगा. तो सॉफ्टवेयर के अंदर दिस हेल्प्स टू कीप द प्रोजेक्ट सेफ फ्रॉम सरप्राइजेस. ओके. रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ दिस फोर. आपको ये चार स्टेप याद रखने हैं. ये 4 स्टेप्स आपके होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के. पहला आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन होता है. रिस्क आइडेंटिफिकेशन में मतलब आप स्पॉट करते हो पॉसिबल प्रॉब्लम्स को, ठीक है. देन रिस्क एनालिसिस, मतलब कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है. देन प्लानिंग, तो प्लानिंग के अंदर वी विल या एनालिसिस के अंदर वी विल सी कि कितना मतलब ये सीरियस हो सकता है या कितना मतलब हमारे सॉफ्टवेयर को अफेक्ट कर सकता है. प्लानिंग के अंदर वी विल सी व्हाट शुड वी डू. एंड इन मॉनिटरिंग वी विल कीप वॉचिंग दैट कि कब वापस से ये जो है ना वापस से रिस्क हमारे पास ये आना नहीं चाहिए. फाइन. सो ये 4 स्टेप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर होते हैं. Then there are 3 main classifications of risk which can affect the software project. So the first one is your project risk, टेक्निकल रिस्क, बिजनेस रिस्क. तो ये क्या थे? ये आपके स्टेप्स थे. ये अब आपके क्लासिफिकेशंस हैं. क्लासिफिकेशंस आपके रिस्क के. तो सी, प्रोजेक्ट रिस्क के अंदर ना, प्रोजेक्ट रिस्क के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो मतलब टीम मैनेज करने में या फिर प्लान मैनेज करने में आती है. हो सकता है कि आधी आपकी जो टीम है बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि वो या तो बाहर चले गए वेकेशन पे या फिर वो सिक पड़ गए. तो अब ये जो होता है ना बीमार पड़ने वाला सिस्टम, ये तो बहुत बड़ा रिस्क होता है एक टीम के अंदर. तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट रिस्क के अंदर आता है. फाइन. देन टेक्निकल रिस्क की बात करें तो ये आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं. लाइक ऐसा हो सकता है आप कोई ऐसा डेटाबेस यूज कर रहे हो या फिर आप कोई ऐसी एपीआई यूज कर रहे हो जो कि बार बार क्रैश होती है नॉर्मली. तो अगर वो बार बार क्रैश होती है तो हो सकता है वो उस टाइम पे क्रैश हो जाए जब आपको उसकी बहुत जरूरत हो. फाइन. सो दैट इज योर टेक्निकल रिस्क. बिजनेस रिस्क की बात करें तो ये आपके क्लाइंट या फिर मार्केट से रिलेटेड रिस्क होते हैं. हो सकता है कि आपके क्लाइंट ने डिसाइड किया हो कि वो आपका प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर ले, है ना, ड्यू टू मार्केट क्रैश. तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और मतलब ना सीरियस रिस्क हो जाते हैं. तो आई होप यू गॉट दिस टाइम. यहाँ पर बस इतना समझ लो, प्रोजेक्ट रिस्क मतलब कि जो पीपल इश्यूज होते हैं ना वो होते हैं. टेक्निकल रिस्क के अंदर आपके टूल इश्यूज होते हैं. बिजनेस रिस्क के अंदर आपके क्लाइंट
इम्प्लीमेंट या फिर मनी इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हो कि कैसे क्या स्टेप्स होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के एंड कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं आपके रिस्क के। नाउ लेट अस सी द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले कि हम रिस्क को मैनेज कैसे कर पाएंगे, उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। द फर्स्ट इज योर ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सी ग्लोबल पर्सपेक्टिव यानी कि वी इन दिस वी रिव्यू द बिगर सिस्टम डिस्क्रिप्शन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फाइन, मतलब कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वी आर नॉट जस्ट लुकिंग एट वन कॉर्नर, हम पूरी पिक्चर समझ रहे हैं। मतलब कि एक छोटा सा बग अगर आपके लॉगिन सिस्टम में आ रहा है तो इट माइट क्रैश द होल ऐप आफ्टर द फाइनल रिलीज। सो ऑलवेज हम जूम आउट करते हैं एंड सोचते हैं कि विल दिस स्मॉल इशू एक्सप्लोड लेटर। तो अगर छोटा सा इशू है तो उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सोचने वाला कॉन्सेप्ट ही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, सो वी लुक एट द चांस एंड द इम्पैक्ट द रिस्क इज गोइंग टू हैव। Fine, so I hope you got this point. Now let us see this, that is take a forward looking view. मतलब क्या, take a forward looking view के अंदर consider the threat which may appear in the future and create future plans for directing the next events. ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सी यहाँ पर लाइक इट्स लाइक कैरिंग आप, मतलब हो सकता है ना क्लाउडी डे है, बारिश नहीं हुई है लेकिन फिर भी आपको दूर जाना है तो यू आर कैरिंग एन अम्ब्रेला। सो दैट इज अ थिंग कि आप पहले आगे का सोच रहे हो, तो आगे के सोचने वाले चीज को ही क्या बोला जाता है, आपका मतलब टेकिंग अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू। फाइन, यू डोंट गेट वेट टू जब मैं भीगूंगा तभी मैं अम्ब्रेला लूंगा, इट्स नॉट राइट थिंकिंग। ठीक है, आप पहले से ही रेडी रहो। फाइन, दिस इज द थिंग। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमेशा मतलब आपको रहना चाहिए ऐसा कि व्हाट कुड गो रॉन्ग नेक्स्ट। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ये तो परफेक्ट ही चल रहा है, ऐसा नहीं। हमेशा यू हैव टू प्लान कि कहाँ पर गलत हो सकता है। Fine, so that is the thing we are seeing here. And the here third one is your open communication. ओपन कम्युनिकेशन मीन्स कि देखो, जब भी आप टीम में काम कर रहे हो ना, तो टीम के अंदर आप फ्रीली अपने व्यूज वगैरह रिस्क वगैरह शेयर कर पाओ, ये ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड कर रहे हो, अनकरेज कर रहे हो टीम मेंबर्स को टू स्पीक लाइक अ, मतलब स्पीक मतलब ऐसा समझो कि ऐसा नहीं आपको सोचना है कि अगर मैंने इस पार्ट पे काम किया है, मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर रिस्क आ सकता है, तो वो आपको ओपनली अपने कम्युनिकेशन करना पड़ेगा टीम मेंबर्स के साथ। अदरवाइज अगर आप उस चीज को छुपाओगे तो बाद में जाके वो रिस्क आपका अफेक्ट करेगा अपने सॉफ्टवेयर को। ठीक है, सो दैट वाज द थिंग। एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये आता है सी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है ना, इन दिस मेथड रिस्क मैनेजमेंट इज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब कि ऐसा मत समझो कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपका होमवर्क असाइनमेंट है, आप उसको एक बार करते हो, नहीं। आपको इसको एवरी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको इसको करते रहना पड़ेगा। एवरी वीकली मीटिंग्स में या फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग सेशंस के अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रिस्क मैनेज कर लिया हो गया, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। देन कंटिन्यूअस प्रोसेस, इन दिस फेज द रिस्क्स आर ट्रैक्ड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द रिस्क मैनेजमेंट पैराडिगम। मतलब कि देखो, हो सकता है कि आपने अभी कोई रिस्क जो है उसको मैनेज कर लिया हो, लेकिन उस वही रिस्क आपका हो सकता है बाद में जाके भी आ जाए, है ना। मतलब चेंज होता रहता है, आपका रिस्क जो है वो ओवर टाइम चेंज होता रहता है। तो इवन इफ यू आर नॉट मतलब इफ यू आर विनिंग इन द फर्स्ट हाफ ना, जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि मतलब आप हाफ पार्ट में तो लग रहा था कि ये टीम जीतेगी, लेकिन हो सकता है कि आगे वाले हाफ पार्ट में चीजें गलत हो जाए, है ना, तो ज्यादा विकेट्स वगैरह हो जाए या कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले जो सोच रहे थे ऐसा नहीं हो सकता कि वो लास्ट में भी फाइनल में भी आपका करेक्ट हो। तो you have to keep watching for new risk till the final delivery. Okay, तो I hope you got this thing. And देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स के लिए आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखा दिए कौन से, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, टेक अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू, ओपन कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसको आप बहुत अच्छे से और डिटेल में और एग्जाम्पल्स देके, जैसे मैंने हर एक में आपको एग्जाम्पल दिया है, तो ऐसे ही आप जो है लिख सकते हो। फाइन, सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। सो ये था आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल का पार्ट। नाउ लेट अस सी दिस,
तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पैराडिगम के अंदर ये लाइफ साइकिल आप इसको याद ऐसे रख सकते हो। सी, सबसे पहले आप क्या करते हो, देखो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद उसको एनालाइज करते हो। अब आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट आप स्पॉट करोगे कौन से पॉसिबल रिस्क हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। एनालाइज करने के लिए आप चेक करोगे कि ये कितना सीरियस है या फिर ये मतलब लाइकली कितना ज्यादा ये अफेक्ट कर सकता है हमारे प्रोजेक्ट को। देन आप प्लान करते हो, प्लान मतलब कि आप प्रिपेयर करते हो विद द सॉल्यूशंस या फिर बैकअप प्लान्स के साथ। फिर आप ट्रैक करते हो, ट्रैक करना मतलब आप मतलब रिस्क पे मतलब रेगुलरली नजर रखते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मैनेज कर दिया एंड हो गया, ऐसा नहीं है। यू कीप्स ऑन ट्रैकिंग इट, देन यू कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोल के अंदर मतलब आप एक्शन लेते हो, अगर रिस्क स्टार्ट होता है बिफोर बिकमिंग अ रियल, तो दैट टाइम यू कंट्रोल इट। देन एट लास्ट यू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब आप रिस्क को शेयर करते हो, जो रिस्क इंफॉर्मेशन है उसको टीम के साथ क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हो ताकि पॉसिबल डिलेज वगैरह आपके मैनेज हो पाए। सो ये एक लाइफ साइकिल है एंड ये जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई, एनालाइज, प्लान, ट्रैक, कंट्रोल एंड कम्युनिकेट, ठीक है। नाउ लेट अस सी सॉफ्टवेयर रिस्क। अब सॉफ्टवेयर रिस्क क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर रिस्क मतलब कि द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग फ्रॉम लॉस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर सॉफ्टवेयर रिस्क। मतलब कि अगर कुछ आपके प्रोजेक्ट में गलत हो सकता है या फिर वो आपके प्रोजेक्ट को डैमेज कर सकता है या फिर आप उसके वजह से टाइम आपका जो है वो बढ़ रहा है प्रोजेक्ट का, आपका मनी भी ज्यादा जा रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, सो दैट इज द थिंग विच कैन अफेक्ट एंड दैट इज योर सॉफ्टवेयर रिस्क। सो रिस्क इज एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड पोटेंशियल फॉर लॉस, ठीक है। तो रिस्क क्या है ना, जैसे आपका डाइस रोल होता है ना, डाइस रोल जब आप लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें जब आप डाइस रोल करते हो ना, उसकी तरह होता है। मतलब आपको कुछ पता नहीं है कि हो क्या सकता है, लेकिन अगर हुआ बेसिकली कुछ तो वो आपको बहुत ट्रबल कर सकता है, ठीक है। तो यू माइट लॉस, लाइक हो सकता है कि आप जो है ऐसे फेज में हो कि आप टेस्टिंग फेज में हो अपने प्रोजेक्ट के, एंड हो सकता है कि आप अपना सारा डेटा ही लूज कर दो, मतलब अब तक जो आपने किया है वो पूरा लूज कर दो। तो इट्स नॉट श्योर बट इट इज possible, that is nothing but your risk. So loss can be anything: increase in production cost, development of poor quality software, not being able to complete the project on time, ठीक है। तो ये क्या है ना आपका, लाइक जो डैमेज होगा, ऐसा नहीं है कि डैमेज आपका सिर्फ मनी से हो सकता है, आपका डैमेज बहुत कुछ हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा आपका जो है वो एरर दे रहा हो, बगी ऐप हो एंड मिस्ड आपने कर दिया है, डेडलाइन को आपने मिस कर दिया है, सो दैट इज द थिंग विच कैन ऑल्सो हैपन। तो लॉस किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मनी के फॉर्मेट में होगा। सॉफ्टवेयर रिस्क एग्जिस्ट बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टन एंड देर आर मेनी नोन and unknown things that cannot be incorporated in the project plan, फाइन। तो मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, एक एक डिटेल को प्रोजेक्ट की प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली आपको इसके लिए रिस्क मैनेज करना जरूरी है, एक प्लान करना जरूरी है, ताकि एट लास्ट पीपल जो है ना आपके टीम मेंबर्स वो सरप्राइज ना हो जाए एंड उनको मतलब फिर बाद में आपको पछताने से कोई फायदा नहीं है। सो फॉर दैट पर्पस हम रिस्क पहले आइडेंटिफाई करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से रिस्क होते हैं वी हैव डिस्कस्ड। अब कौन से सोर्स ऑफ रिस्क होते हैं, तो सबसे पहले तो देखो मिसअंडरस्टैंडिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। हो सकता है हमें जब कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहा था, इफ यू थिंक कि जो क्लाइंट है उसको ए चाहिए था बट मतलब दे वांटेड बी, फाइन, तो इट्स अ प्रॉब्लम। लाइक यू आपने क्या कर दिया, डार्क थीम ऐप बना दिया, लेकिन क्लाइंट को लाइट वाला ही चाहिए था, डार्क चाहिए ही नहीं था। तो उस केस में लाइक रिक्वायरमेंट अगर आपने अच्छे से नहीं समझी है तो वो भी एक सोर्स ऑफ रिस्क आपका होता है। देन अनकंट्रोल्ड एंड कंटिन्यूअस चेंजिंग ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, हो सकता है कि क्लाइंट जो हो आपका वो मतलब अपना माइंडसेट हर हफ्ते बदलते जा रहा है, हर दिन बदलते जा रहा है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए ऐसा चाहिए, तो वो भी आपका जो है ना रिस्क हो जाता है, एट लास्ट आपका प्लान जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। देन अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस गिवन टू द कस्टमर्स, देखो मतलब आपको कभी भी डायरेक्टली यस नहीं बोलना है कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो बन जाएगा। प्रॉमिस की एक मंथ डिलीवरी होगी एंड अगर आपको ने आपने ये सारी चीजें ऐड करने बोला है तो ये प्रोजेक्ट 3 मंथ्स तक जा सकता है, ठीक है।
तो ये आपको अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस नहीं करने हैं कस्टमर्स के साथ। देन मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल इम्पैक्ट ऑफ न्यू मेथडोलॉजीज, मतलब कि जो न्यू टूल्स हैं वो एक्साइटिंग है बट यूजिंग देम विदाउट नोइंग हाउ दे विल वर्क इज रिस्की। क्लियर? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मिस कैलकुलेशन ऑफ टीम वर्क एंड ग्रुप इफेक्टिवनेस। ओके मतलब कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी टीम जो है वो बहुत ज्यादा कर सकती है एंड मतलब आपके 2 ही डेवलपर्स हैं वो 5 डेवलपर का काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज ट्राई टू डू थिंग्स प्रैक्टिकली, नॉट इन जस्ट कि हम तो ये भी कर सकते हैं हम तो वो भी कर सकते हैं, दैट कैन कॉज अ रिस्क। फाइन। देन रॉन्ग बजट एस्टिमेशन, तो ऑब्वियसली इफ यू गेस द कॉस्ट टू लो तो मनी जो है वो आपका रन आउट हो सकता है आपके मिड प्रोजेक्ट के अंदर ही। सो यहाँ पर आपको परफेक्टली बजट एस्टिमेट करना आना चाहिए। सो दीज आर सम सोर्सेज ऑफ रिस्क एंड आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आपको आते हैं। देन टाइप्स ऑफ रिस्क में हमने अभी देखा था प्रोजेक्ट रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क एंड बिजनेस रिस्क, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, मैंने इसकी आपको नॉलेज दे दी थी। तो प्रोजेक्ट रिस्क में हमने क्या बोला था, प्रोजेक्ट रिलेटेड, टीम रिलेटेड, यहाँ पर देखो डेवलपर डिजाइनर रिलेटेड, तो जो मतलब लोगों से रिलेटेड रिस्क आते हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। प्रोडक्ट रिस्क के अंदर जो क्वालिटी और परफॉर्मेंस होता है आपका वो आता है। एंड बिजनेस रिस्क के अंदर, बिजनेस रिस्क किसको अफेक्ट करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बेसिकली आपका ऐसा आप बोल सकते हो बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, मनी रिलेटेड हो सकता है, तो बिजनेस रिस्क के अंदर ये आ जाते हैं। तो सी 6 मार्क्स के लिए आपका ये क्वेश्चन आता है। फाइन। अब आप चाहो तो इसमें टेक्निकल भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर टेक्निकल से के जगह पे प्रोडक्ट आ गया, तो आप जो चाहो चारों भी लिख सकते हो, इट्स नॉट दैट थिंग। नाउ लेट अस सी द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सी रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन 100% आता है क्योंकि ये मेजर पार्ट है आपके इस यूनिट का। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आपको जो है पढ़ के जाना है। सी अब यहाँ पर हम प्रोसेस समझ रहे हैं, तो ये प्रोसेस आप बहुत अच्छे से समझो। द फर्स्ट वन इज योर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप पहले ही लिस्ट आउट करते हो क्या, पोटेंशियल रिस्क को। ठीक है, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आप क्या करते हो, लिस्ट करते हो पोटेंशियल रिस्क को। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट व्हाट कुड गो रॉन्ग इन द प्रोजेक्ट। एग्जांपल कि अगर आपका क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज कर रहा है मिड प्रोजेक्ट के अंदर ही, तो वो आपका एक रिस्क हो गया। तो इसीलिए आपको सारे पॉसिबल रिस्क जो है वो पहले लिस्ट डाउन करने हैं। देन यू हैव रिस्क एनालिसिस। इन रिस्क एनालिसिस व्हाट यू डू, यू प्रायोरिटाइज द रिस्क लिस्ट, मतलब कि अब आपके पास लिस्ट आ गई है, अब आप उसके अंदर प्रायोरिटाइज करोगे कि आप चेक करोगे कौन सा रिस्क कितना सीरियस है एंड कितना ज्यादा उसके चांसेस हैं अफेक्ट होने के या हैपन होने के। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो देखो पावर कट होता है, हमारी लाइट चली जाती है, तो वो रेयर केस है, बट आपका जो अगर वो हो गया आपके एक मेन पॉइंट ऑफ टाइम पर हो गया तो बहुत ज्यादा अफेक्ट भी कर सकता है, तो ये भी आपका एक रिस्क हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने सारे रिस्क लिस्ट में। देन रिस्क प्लानिंग। ठीक है, रिस्क प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हो, रिस्क अवॉइड करते हो। कंसिस्ट कॉन्टिजेंसी प्लान्स, मतलब कि वी प्रिपेयर फॉर सॉल्यूशंस इन केस कि अगर वो रिस्क मतलब सच हो जाते हैं, तो उस केस में हम कौन से सॉल्यूशंस को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हमने बोला था हमारी टीम काम कर रही है, अगर कोई डेवलपर अगर छोड़ भी देता है जॉब, तो उस केस में हमारे पास बैकअप ट्रेनी होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द रिस्क प्लानिंग, मतलब हमारे पास बैकअप प्लान्स वगैरह प्रेजेंट है ताकि हम डैमेज को कम कर पाए। देन रिस्क मॉनिटरिंग, मतलब कि ऑब्वियसली हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, मतलब कि हम हमारा रिस्क हो गया, देखो यहाँ पर एक रिस्क प्लान हो चुका है, लेकिन फिर भी हम और रिस्क को यहाँ पर देखते रहेंगे, हम चेक करते रहेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और भी कोई रिस्क आ सकते हैं क्या, या फिर वो टर्न कर सकते हैं टू अ बिग प्रॉब्लम और नॉट। तो इन दैट केस वी कीप ऑन सीइंग द रिस्क मॉनिटरिंग थिंग। ठीक है, तो रिपोर्ट्स वगैरह एंड वीकली अपडेट्स के हिसाब से हम रिस्क को मॉनिटर करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट, देखो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो लूप बैक की तरफ भी जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर अगर हमें वापस से कोई रिस्क रिस्क मिल जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिस्क एनालिसिस के फेज में वापस चले जाएंगे, फिर उसके बाद प्लानिंग करेंगे, फिर मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये लूप बैक भी आपको दिखाना जरूरी है। ठीक है,
इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। रिस्क जो है वो कभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ही है इनके लिए, दे कैन कम एट एनी टाइम, सो वी मस्ट कीप रिपीटिंग द प्रोसेस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। फाइन। सो फाइनल इसके लिए हम क्या समराइज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई, एनालाइज, प्लान एंड देन वी मॉनिटर। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, दिस इज नथिंग बट योर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पर एक एक के बारे में से डिटेल है, क्योंकि आपको देखो व्हेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कम्स, तो ये डायग्राम, दिस फ्लो चार्ट इज इंपॉर्टेंट एंड ईच ब्लॉक को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। द फर्स्ट इज योर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में कुछ नहीं, आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, तो द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर नीड्स टू फाइंड आउट द रिस्क इन द प्रोजेक्ट, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन में तो आप बहुत अच्छे से लिखते हो कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हो एंड लिस्ट करते हो फिर उनको। सो इम्पैक्ट ऑफ रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड, ताकि क्योंकि आपके पास एक लिस्ट होगी तो आपको पता होगा कि ये सारे रिस्क हो सकते हैं। एंड दो टाइप्स के रिस्क मैनेजमेंट होते हैं, सी, एक आपका जेनेरिक रिस्क मैनेजमेंट एंड एक आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे टाइप्स की, तो आपके पास जेनेरिक रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ना, ये कॉमन रिस्क आ जाते हैं इसके अंदर, जो ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में होते हैं। जैसे कि आपकी हो सकता है कि बाद में जाके क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दे, तो ये कोई भी प्रोजेक्ट में हो सकता है, टीम के इश्यूज हो सकते हैं, डेडलाइन का प्रेशर हो सकता है, तो ये सारे आपके जेनेरिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आ जाते हैं। देन प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये वैसे रिस्क होते हैं, मतलब ऐसे रिस्क जो कि सिर्फ करंट प्रोजेक्ट के अंदर या करंट प्रोडक्ट के अंदर आपके लिए जो है ना इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिक है। हो सकता है एक बैंकिंग ऐप आप बना रहे हो, तो उसके अंदर यू माइट हैव एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रिस्क, है ना, जो कि एक गेम ऐप में आप नहीं रखोगे, तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको ये दो चीजें याद रखनी है रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर। यहाँ पर वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, जेनेरिक रिस्क आपके वो होते हैं जो कि आपके मतलब मोस्टली सारे आपके प्रोजेक्ट्स के में अंदर होते हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिक मतलब कि आपके वैसे रिस्क जो कि मतलब आप एक प्रोडक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हो, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब यहाँ पर स्टेप्स देख लो, दो स्टेप्स आपके होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। फर्स्ट आप प्रिपेयर करते हो रिस्क की आइटम चेकलिस्ट एंड देन आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो रिस्क कंपोनेंट्स। ठीक है, रिस्क कंपोनेंट्स एंड ड्राइवर्स लिस्ट, मतलब कि अब आपने यहाँ पर तो लिस्ट बना ली, अब आप उनको ब्रेक डाउन करोगे, हर एक टास्क को, सॉरी रिस्क को एक पार्ट्स में डिवाइड करोगे कि कौन जो है कितना, व्हाट कॉजेज इट, दैट इज योर ड्राइवर, कि उसको कौन कॉज कर रहा है, एंड व्हाट एरियाज इट में इम्पैक्ट, दैट इज योर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एग्जांपल आपका सर्वर क्रैश हो सकता है, तो ड्राइवर क्या होगा इसका, ओल्ड सॉफ्ट हार्डवेयर, एंड कंपोनेंट क्या होगा आपका ऐप का परफॉर्मेंस या फिर यूजर डेटा, ये आपके इससे अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया है कि एक तो जेनेरिक रिस्क का मतलब क्या, जो कि कॉमन है सब आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। देन प्रोडक्ट स्पेसिफिक मतलब आपके प्रोजेक्ट के लिए यूनिक है। एंड आइडेंटिफाई करते हो आप रिस्क को, तो आप पहले चेकलिस्ट बनाते हैं एंड उसके बाद उसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स को जो है ना आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, देन यू हैव प्रिपरेशन ऑफ रिस्क आइटम चेकलिस्ट। तो आप चेकलिस्ट कैसे बनाएंगे, सी, तो सबसे पहले द चेकलिस्ट कैन बी क्रिएटेड ऑफ रिस्क एंड देन फोकस ऑफ सबसेट ऑफ नोन, फोकस इज सबसेट ऑफ नोन एंड प्रेडिक्टेबल रिस्क इन द फॉलोइंग सब कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाते हैं। सबसे पहले आप बिजनेस इम्पैक्ट यहाँ पर देख रहे होते हो। ठीक है, बिजनेस इम्पैक्ट आपका आता है, फिर आपका प्रोडक्ट साइज आ सकता है इसमें, कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस डेफिनेशन, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी कौन सी आप बिल्ड कर रहे हो, स्टाफ का साइज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है आपके टीम मेंबर्स का। तो ये कोई चेकलिस्ट है, ये आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो ना एक रिस्क के लिए, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर नॉर्मली देखते हो। तो इसे यहाँ पर प्रोडक्ट साइज के बारे में क्या बोला जा रहा है कि रिस्क एसोसिएटेड विथ ओवरऑल साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ट, है ना। बिजनेस इम्पैक्ट के अंदर कि कौन से मतलब आपका लाइक मार्केट प्लेस के लिए आप ये बना रहे हो, या बिजनेस का जो इम्पैक्ट है वो क्या है, क्या ये बहुत ज्यादा सीरियस इम्पैक्ट है या बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर रिस्क एसोसिएटेड विद सोफिस्टिकेशन ऑफ द कस्टमर एंड डेवलपर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर इन अ टाइमलाइन मैनर। तो ये कस्टमर, तो ये सारी चीजें आपके देखो, अब आप चाहो तो इसको रीड कर
सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस, सिंपल है, आपको ये बेसिक चीजें हैं जो आप पढ़ के भी समझ सकते हो। तो चेकलिस्ट आप ये एकदम देखो, ऐसा नहीं है कि आपको ये सभी याद रखने हैं, ये कुछ सब कैटेगरीज हैं जो डिफाइन करनी है, तो आप इनमें से जितने याद रख पाओगे उतने रख सकते हो। नाउ लेट अस सी द सेकंड थिंग, दैट इज क्रिएटिंग रिस्क कंपोनेंट्स एंड ड्राइवर लिस्ट। अभी हम क्या बता रहे हैं, हम जो है दो चीजें यहाँ पर अपने बता रहे हैं, दो स्टेप्स अपने बता रहे हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन के, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पर देखो, इन द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इट इज एसेंशियल फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिस्क कंपोनेंट्स, है ना। तो मैनेजर जो है इन चीजों की तरफ देखता है कि क्या चीज आपकी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। तो बेसिकली देर आर 4 पार्ट्स जो कि आप ऑर्गेनाइज करते हो रिस्क को बाय व्हाट दे अफेक्ट। तो सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस, उसके बाद आपके पास आता है कॉस्ट, देन सपोर्ट एंड देन शेड्यूल। तो यहाँ पर ये 4 चीजें आपको एज इट इज याद रखना इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, सपोर्ट एंड शेड्यूल। तो परफॉर्मेंस क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दैट एन एप्लीकेशन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर। तो बेसिकली यहाँ पर हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि क्या आपका जो ऐप है वो वर्क करेगा फॉर कस्टमर, वो जैसे एक्सपेक्ट करता है वो वैसे वर्क करेगा या नहीं करेगा, so that comes in your performance। कॉस्ट रिस्क की अगर बात करें तो क्या ये हमारे बजट में ही रहेगा या फिर हमारे बजट से ज्यादा एक्सीड करेगा, है ना। तो मनी स्पेंड स्टे विद इन लिमिट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देन सपोर्ट रिस्क, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि क्या ये सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपडेशंस कर पाएंगे टाइम टू टाइम, इजीली फिक्स कर पाएंगे जो भी बग्स होंगे। एंड अगर आपको मतलब आपने डिलीवर कर दिया है, वो प्रोजेक्ट आपका डिप्लॉय हो चुका है, देन दिस थिंग्स आर देयर, तो क्या हम बाद में इजीली इसको मेंटेन कर पाएंगे, दिस दैट इज योर सपोर्ट रिस्क। एंड एट लास्ट शेड्यूल रिस्क, तो इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दैट द फाइनल प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड ऑन इट्स डेडलाइन एज मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि आपका जो डेडलाइन है वो इम्पोर्टेंट है, क्या हमारा प्रोजेक्ट हमारी डेडलाइन पे हमें मिल जाएगा। सो दैट इज योर शेड्यूल रिस्क, ठीक है। तो ये 4 आपके आ जाते हैं रिस्क कंपोनेंट्स एंड ड्राइवर लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसी इसका सेपरेट क्वेश्चन भी आता है क्योंकि रिस्क आइडेंटिफिकेशन खुद में एक बड़ा टॉपिक है एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क, तो यहाँ पर आप इसको जो है लिख सकते हो एंड सी 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है। देन रिस्क प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो रिस्क प्रोजेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिस्क एस्टिमेशन। मतलब कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिस्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्क एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो रिस्क है वो कितना सीरियस हो सकता है या फिर कितना रियल हो सकता है। तो देर आर 2 मेथड्स, अब ये मेथड्स प्लीज अच्छे से ध्यान में रखना। मैनेजमेंट रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी हमने 2 स्टेप्स देखे एंड रिस्क प्रोजेक्शन के अंदर भी 2 मेथड्स है, ये याद रखो। तो सबसे पहला मेथड है द प्रोबेबिलिटी दैट रिस्क इज रियल, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है बेसिकली, फाइन। देन द कॉन्सिक्वेंस विद दैट रिस्क, फाइन, की कॉन्सिक्वेंस क्या है, उस रिस्क से रिलेटेड फैक्टर्स क्या है, क्या क्या चीजें गलत हो सकती है अगर ये रिस्क हो जाए तो ये आपके सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो द प्रोजेक्ट प्लानर अलोंग विद द अदर टेक्निकल एंड मैनेजमेंट स्टफ परफॉर्म्स 4 रिस्क प्रोजेक्शन एक्टिविटीज। अब ये 4 प्रोजेक्शन आपकी एक्टिविटीज है जो कि परफॉर्म होती हैं टू आइडेंटिफाई दीज रिस्क। सो सी, सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ पर रिस्क टेबल बनाते हो, ठीक है, यू बिल्ड द रिस्क टेबल। उसके बाद आप समराइज, बेसिकली यहाँ पर आप समराइज ही कर रहे हो अपने सारे रिस्क को एंड उनकी इंपॉर्टेंस को। एंड सेकेंड आपके पास आता है एनलिस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिस्क। कॉन्सिक्वेंस मतलब कि इम्पैक्ट हो सकता है, फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा आपका डिजास्टर्स हो, बहुत आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट करे, सेकेंड वाला क्रिटिकल हो, सीरियस हो, थर्ड वाला एवरेज हो, मतलब हो भी जाए तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्थ वाला माइनर हो, मतलब कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप कॉन्सिक्वेंसेज एनलिस्ट करते हो। एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ दोज रिस्क ऑन आवर प्रोजेक्ट, मतलब कि अब आप अपने प्रोजेक्ट पे उनको एस्टिमेट कर सकते हो, क्या ये हमारे प्रोजेक्ट में अफेक्ट करेंगे। देन मेंटेनिंग ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ द रिस्क प्रोजेक्शन, तो पूरी एक्यूरेसी हमें यहाँ पर मेंटेन करना जरूरी है। तो ये रिस्क प्रोजेक्शन के बारे में बात हो गई। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डेवलपिंग अ रिस्क टेबल, तो यहाँ पर देखो यही जो मैंने आपको बताया, ये इम्पैक्ट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट आप बोलोगे बहुत ज्यादा, मतलब इससे आपके मतलब प्रोजेक्ट में सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है, फिर सेकेंड नंबर आप उसको दे रहे हो जो क्रिटिकल है, थर्ड एवरेज, फोर्थ आप नेग्लिजिबल। तो बेसिकली ये इम्पैक्ट वैल्यूज होती हैं, नॉर्मली 1 2 3 4 ही कंसीडर की जाती हैं। और रिस्क टेबल प्रोवाइड्स अ प्रोजेक्ट मैनेजर विद अ सिंपल यूनिक टास्क, सिंपल टास्क फॉर द रिस्क प्रोजेक्शन। तो रिस्क टेबल जो हम बना रहे हैं बेसिकली उसके अंदर ये
बात हो रही है। देन इन अबव टेबल द कैटेगरीज यूज्ड आर एज फॉलोज। तो ये 3 आपकी कैटेगरीज यूज होती हैं। पीएस यूज होता है फॉर प्रोजेक्ट साइज रिस्क, ठीक है। बीयू यूज होता है फॉर बिजनेस रिस्क एंड सीयू यूज होता है फॉर द लॉस ऑफ फंड। तो ये पीएस बीयू सीयू इसको आप अच्छे से याद रखो एंड ये आपकी रिस्क टेबल बनती है। तो ये फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पर आके दिखा भी सकते हो कि ये आपकी ऐसी बनती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सारे रिस्क आ जाते हैं। कौन सी कैटेगरी के रिस्क हैं? देखो हमने यहाँ पर देखा था पीएस बीयू सीयू, तो यहाँ पर आपके ये सारे कैटेगरी है। अब यहाँ पर आप और देख पा रहे होगे, यहाँ पर क्या है, पीएस बीयू, पीएस आपका यहाँ पर है, बीयू यहाँ पर है, सीयू यहाँ पर है। अब आपके पास टीई भी है। टीई का मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड, डी का मतलब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एसटी का मतलब स्टाफ रिलेटेड, है ना, टीम से कोई आपका हो गया। तो यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटी और इनका इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये हम ऐसे क्या बनाते हैं, सिंपल रिस्क का टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे सी अ प्रोजेक्ट टीम बिगिंस बाय लिस्टिंग ऑल द रिस्क, ठीक है, इन द फर्स्ट कॉलम। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आइटम चेकलिस्ट का हेल्प लेके हम कैटेगराइज करते हैं उनको सेकेंड कॉलम में, मतलब क्या वो पीएस है, प्रोजेक्ट रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, क्या है। तो ये हम उनको कैटेगराइज करते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी लिख रहे होते हैं। तो फिर मतलब एग्जैक्ट हमें ना, देखो इसको देख के समझ में आ पा रहा है कि अभी मैं इधर से ही देखूं तो 80% मेरा किसका है, कस्टमर विल चेंज रिक्वायरमेंट। तो ये सबसे बड़ा रिस्क मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। एंड इसके इम्पैक्ट, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये 1 और 1 के है, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हो गए तो डिजास्ट्रस है, मतलब कि फंडिंग विल बी लॉस्ट, ये बहुत ज्यादा आपका डिजास्ट्रस है। फिर टेक्नोलॉजी विल नॉट मीट एक्सपेक्टेशंस, तो ये आपका बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको ऐसे बनाना होता है। नाउ लेट अस सी दिस विच इज योर रिस्क रिफाइनमेंट, ठीक है। तो रिस्क रिफाइनमेंट का मतलब है द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द रिस्क इन मोर डिटेल। मतलब अब आप अपने रिस्क को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो, सो इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड एंड हैंडल। तो रिस्क रिफाइनमेंट कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग सीटीसी फॉर्मेट। सीटीसी यानी कि कंडीशन, देखो यहाँ पे लिखा है कंडीशन, ट्रांजिशन, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। इसमें कंडीशन का मतलब क्या है, देखो कंडीशन का मतलब ये है कि क्या सिचुएशन है, क्या अजम्पशन है जो कि इस रिस्क को कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोजेक्ट बना रहे हो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो न्यू टेक्नोलॉजी एक कंडीशन हो गई ना, अभी हमें पता नहीं है, लोगों ने उस पर काम नहीं करा हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारा सबसे बड़ा रिस्क है। देन ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन के अंदर हो सकता है कि व्हाट माइट चेंज और गो रॉन्ग ड्यू टू दैट कंडीशन, है ना, आपकी जो कंडीशन थी अभी उसकी वजह से क्या गलत हो सकता है। टीम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर सकती है, नई टेक्नोलॉजी सीखने में प्रॉब्लम फेस हो सकती है। देन कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ द ट्रांजिशन ऑकर, ठीक है। तो हमें प्रोजेक्ट डिलीवरी हमारी डिले हो सकती है क्योंकि हमारी टीम अभी टेक्नोलॉजी को समझने में ही ज्यादा टाइम दे रही है, ठीक है। सो दैट इज योर सीटीसी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। So see, the condition is the first stated and based on this condition सब condition भी आपकी derive हो सकती हैं। Then determine effects of this sub condition in order to refine the risk. This refinement helps in exposing the risk and this approach makes it easier for project manager to analyze the risk in detail. तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं रिस्क को, क्लियरली डिटेल में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज नथिंग बट योर रिस्क रिफाइनमेंट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू RMMM, ठीक है। तो ये ट्रिपल एम क्या है, तो रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, ये 3 एम्स मिलके आपका यहाँ पर RMMM बनता है। तो ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है ताकि हम रिस्क से जो है ना डील कर पाए। एंड दिस मस्ट कंसीडर दिस 3 इश्यूज। कौन से 3 इश्यूज, सबसे पहला आपका है रिस्क मिटिगेशन यानी कि अवॉइडेंस, ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। देन रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो देखो जो रिस्क मिटिगेशन होता है अवॉइडेंस वाला, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम मतलब दिस इज अबाउट प्रिवेंटिंग द रिस्क बिफोर इट हैपन्स। आप पहले ही इसको क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो। देखो हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, रिस्क मिटिगेशन की यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसका मतलब है रिस्क को अवॉइड ही कर देना, आपने पहले ही उस रिस्क पे काम कर दिया एंड नाउ यू आर मतलब फ्री फ्रॉम दैट रिस्क। अब आपको वो रिस्क नहीं आएगा क्योंकि आपने उसको मतलब प्रोसेस कर दिया है, आपने उसको करेक्ट कर दिया है उसके होने से पहले ही। तो क्या स्टेप्स हैं, देखो सबसे पहले यू फाइंड आउट द रिस्क, बेसिकली आप आइडेंटिफाई करते हो उसको। देन यू रिमूव द कॉजेज दैट आर रीजन फॉर द रिस्क क्रिएशन। तो जो भी आपके उस रिस्क के जो पीछे रीजंस होंगे उन सबको आप रिमूव कर देते हो।
फिर आप कंट्रोल करते हो द करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द टाइम टू टाइम, मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड रखते हो, जो चीजें यहाँ से रिमूव कर दिए यहाँ पर आप अपडेट कर देते हो, ठीक है। देन एट लास्ट आप कंडक्ट करते हो टाइमली रिव्यूज टू स्पीड अप द वर्क, मतलब कि आप रेगुलर रिव्यूज रखते हो ताकि आपकी जो चीजें हैं वो ट्रैक पे रहें। तो दीज आर द थ्री थिंग फोर स्टेप्स। क्या फोर स्टेप्स है, मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं। सबसे पहले आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, सेकेंड आप रिमूव करते हो उसके कॉजेज जो कि मतलब दैट कैन लीड टू रिस्क, देन थर्ड आप डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड रखते हो, फोर्थ आप रेगुलर रिव्यूज करते हो टू कीप थिंग्स ऑन ट्रैक। फाइन, तो ये रिस्क आपका किसके अंदर हो गया, रिस्क मिटिगेशन के अंदर हो गया। देन रिस्क मॉनिटरिंग। रिस्क मॉनिटरिंग क्या है, इट इज एन एक्टिविटी यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, ठीक है। रिस्क मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं ना, एक बोलते हैं ना हम प्रोजेक्ट पे नजर रख रहे हैं, तो वो नजर रखने का काम, ट्रैक करने का काम आपका रिस्क मॉनिटरिंग करता है। इसके अंदर भी आपके कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि फॉलो होते हैं। सबसे पहला है टू चेक इफ द प्रेडिक्टेड रिस्क ऑकर और नॉट, मतलब कि आप चेक करते हो कि क्या एक्सपेक्टेड रिस्क जो है वो एक्चुअली हैपन हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में। देन टू एंश्योर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रिस्क अवर्जन स्टेप्स डिफाइंड फॉर द रिस्क, मतलब आप देख रहे हो कि क्या जो हमने अभी इससे पहले वाला स्टेप किया था रिस्क मिटिगेशन वाला, क्या वो यहाँ पर यूज हुआ है आपका। फाइन। देन थर्ड आपके पास है टू कलेक्ट द डेटा फॉर फ्यूचर रिस्क एनालिसिस, मतलब जो भी डेटा है वो आप गैदर कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर रिस्क प्लानिंग भी कर पाओ। देन एट लास्ट फोर्थ टू एलोकेट व्हाट प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय विच रिस्क थ्रू आउट द प्रॉब्लम और प्रोजेक्ट। तो बेसिकली आप फाइंड आउट कर रहे हो कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि दे आर कमिंग फ्रॉम विच रिस्क, ठीक है। एक कोई रिस्क अगर हो रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम आपकी होगी। तो ये चार आपके हैं। अगेन आई विल रिवाइज दिस फॉर यू। The first is your check if the expected risk are actually happening. सेकेंडली आप मेक श्योर करोगे जो अभी आपने करा अवॉइडेंस वाला मिटिगेशन वाला स्टेप, क्या वो यहाँ पर यूज हो रहा है। थर्डली आप चेक गैदर करोगे डेटा लाइक मतलब अपने फ्यूचर रिस्क प्लानिंग के लिए। फोर्थ आप चेक करोगे, फाइंड आउट करोगे विच प्रॉब्लम्स आर कॉजिंग फ्रॉम विच रिस्क, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। देन एट लास्ट रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट तो वैसे भी हमने पढ़ ही लिया है। सो दिस हैपेंस व्हेन द रिस्क हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो मतलब जब रिस्क आपका रियलिटी में आ गया है उस केस में आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। फाइन। नाउ दिस टास्क इज डन बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। ये जो रिस्क मैनेजमेंट का काम है ये कौन करता है, रिस्क मैनेजर करता है। जब आपके रिस्क रियलिटी में आ जाते हैं एंड प्रॉब्लम कॉज कर रहे होते हैं, इफ द प्रोजेक्ट मैनेजर इफेक्टिवली यूजेस द प्रोजेक्ट मिटिगेशन टू रिमूव रिस्क सक्सेसफुली, देन इट इज इजियर टू मैनेज द रिस्क, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस प्लान। अब देखो ये एग्जाम्पल है आपके RMMM का। सी यहाँ पर एग्जाम्पल किसका है ना, हाई स्टाफ टर्नओवर का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो रिस्क मिटिगेशन, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। यहाँ पर आप क्या करते हो, आप स्टाफ से बात करते हो टू अंडरस्टैंड कि मतलब उन्हें क्यों छोड़ना है। यहाँ पर हाई स्टाफ टर्नओवर की बात हो रही है, मतलब कि बहुत सारे टीम मेंबर्स आपकी जॉब छोड़ रहे हैं एंड आपका प्रोजेक्ट बीच में से छोड़ रहे हैं। तो रिस्क मिटिगेशन के अंदर आप क्या करोगे, आप स्टाफ से बात करोगे एंड समझने की कोशिश करोगे कि क्यों उनको जो है ना जॉब को छोड़ना है, प्रोजेक्ट को बीच में से छोड़ना है। तो हो सकता है लो सैलरी की कंडीशन हो या फिर आपकी कोई भी कंडीशन हो सकती है। उसके बाद आप क्या करते हो, रिस्क मिटिगेशन के अंदर ही हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर आपने कम्युनिकेट कर दिया, उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे एंड एलिमिनेट करोगे उन सारे कॉजेस को दैट कैन क्रिएट द रिस्क बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट। मतलब कि अब आपने मतलब जो भी आपके स्टाफ मेंबर्स थे उनसे आपने बात कर ली, अब आप क्या करोगे, अब आप उनको सॉल्व करोगे बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, ठीक है। अगर सैलरी कम है तो सैलरी इंक्रीज करोगे, अगर कोई कंडीशन खराब है उसको इम्प्रूव करोगे, ताकि वो लोग आपकी मतलब जो प्रॉब्लम है ना बेसिकली कि आपके स्टाफ मेंबर्स जा रहे हैं तो वो स्टाफ ज्यादातर रुके, तो उसकी कोशिश आपको करनी है। फिर आप बैकअप करोगे, बैकअप प्लान्स बनाओगे टू कंटिन्यू इवन इफ सम स्टाफ लीव, है ना। एंड देन आप मेंटेन करोगे प्रॉपर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐड करोगे एक्स्ट्रा स्टाफ को फॉर इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज। तो ये वाला स्टेप आपका रिस्क मिटिगेशन के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पर वो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बता दी, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। अब रिस्क मॉनिटरिंग की बात करते हैं।
तो रिस्क मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ द टीम बिहेव्स ड्यूरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेस दे रहे हैं, इन प्रेशर हमारे टीम मेंबर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, देन वी विल सी हाउ वेल दे वर्क टुगेदर, है ना, टीम वर्क हम यहाँ पर देख रहे होंगे। देन हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे कैन फेस, है ना। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम समझ रहे होंगे, ये कॉपरेशन भी इसी टीम वर्क के अंदर आ जाता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स विद इन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हम मॉनिटर करेंगे क्या आपकी कंपनी के बाहर या फिर कंपनी के अंदर ही कोई दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो कि इन स्टाफ मेंबर्स को मतलब फोर्स कर रही हो कि यहाँ पर से छोड़ के आप यहाँ पर आ जाओ। मैनेजमेंट में क्या करते हो आप, मेनी पीपल लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन देन इफ सफिशिएंट एडिशनल स्टाफ इज अवेलेबल एंड द करंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज नोन टू ऑल। सी यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं कि अगर बहुत सारे पीपल या बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स लीव कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू मेक श्योर कि न्यू स्टाफ जो है वो स्मूथली आपका ज्वाइन हो। सबसे पहले आपके पास बैकअप होना चाहिए स्टाफ का रेडी, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर एंड अपडेटेड होने चाहिए, एंड देन यू मेक श्योर द ऑनगोइंग वर्क इज वेल अंडरस्टूड। सो दिस वे आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू कर सकता है विदाउट एनी डिले। सो दिस इज द फर्स्ट वन एग्जांपल जिसमें आप अगर शॉर्ट नोट लिख रहे हो इस आर आपका रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर, तो आप ये एग्जांपल को भी इंक्लूड कर सकते हो। फाइन, अब यहाँ पर RMM के प्लान के बारे में बात करते हैं। सो ये क्या होता है, ये एग्जैक्टली एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर आप सारे के सारे रिस्क एनालिसिस की एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करते हो। तो जो भी रिस्क रिलेटेड एक्टिविटीज है आपके प्रोजेक्ट में उन सबको आप यहाँ पे डिस्क्राइब करते हो। समटाइम्स प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करता है एज पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान, है ना। तो ये क्या हो सकता है, ये भी उसके अंदर का एक प्लान हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये प्लान इज नॉट क्रिएटेड तो रिस्क कैन बी डिस्क्राइब्ड इन रिस्क इंफॉर्मेशन शीट, है ना। अगर हमने RMMM प्लान जो है इसको अगर हमने डिस्क्राइब नहीं किया बेसिकली, तो हम क्या करते हैं, हम इसके रिस्क डिटेल्स को एक रिस्क इंफॉर्मेशन शीट के अंदर रखते हैं। और ये जो शीट है ये कौन मेंटेन करता है, ये आपके डेटाबेस सिस्टम्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब इफ वी आर डॉक्यूमेंटेड रिस्क यूजिंग आइदर RMMM प्लान और रिस्क information sheet, the risk avoidance, risk monitoring, risk analysis activities are stopped। मतलब एक बार अगर आपका जो रिस्क है वो फुल्ली आपने डॉक्यूमेंट कर दिया है या तो इस RMMM की शीट के अंदर या फिर रिस्क शीट के अंदर, तो आपका फोकस किस पे शिफ्ट हो जाता है, आपके रिस्क मिटिगेशन पे, मॉनिटरिंग पे एंड मैनेजमेंट पे। तो हम जो है इन सबको बेसिकली इजीली कर पाते हैं। फाइन, अब यहाँ पर भी एग्जांपल्स हैं आपके RMMM प्लान के। अब ये जो है आप पढ़ के इसको समझ सकते हो, ये कंप्यूटर क्रैश वाला मतलब केस है। तो इसमें आप इसको कैसे जो है मिटिगेट कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, ये पढ़ सकते हो। ये भी है देखो एक आपका पुअर कमेंट्स इन कोड, क्यों, क्योंकि देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स दे दिए जिसमें आप RMMM को यूज कर मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या प्लान होगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू SCM, ठीक है। SCM क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, इट इज अ प्रोसेस टू सिस्टमैटिकली मैनेज, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट कोड्स एंड अदर एंटिटीज ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल यानी SDLC जो आपकी होती है, तो उसके अंदर ये SCM आपका होता है प्रोसेस के अंदर। तो इसमें क्या होता है ना, आप मैनेज कर पाते हो, कंट्रोल कर पाते हो चेंजेस जो अपने आप डॉक्यूमेंट्स में कर रहे हो या फिर कोड में कर रहे हो या फिर अपने प्रोजेक्ट के दूसरे पार्ट्स में कर रहे हो, ठीक है। द प्राइमरी गोल इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी विद द मिनिमल मिस्टेक्स। तो हमारा एम क्या है, मेन गोल क्या है SCM का, कि वो इंक्रीज कर पाए प्रोडक्टिविटी को और एरर्स को रिड्यूस कर पाए व्हेन मेकिंग द चेंजेस। देन so SCM is the quality assurance activity that is applied throughout the software process, ठीक है। तो ये इसलिए important है, बेसिकली यहाँ पर आपका कोड क्या होती है, इसकी क्वालिटी आपकी इंश्योर होती है। देन सोर्सेज ऑफ चेंजेस दैट आर रिक्वेस्टेड फॉर सॉफ्टवेयर आर, सबसे पहले आपका न्यू बिजनेस और मार्केट पोजीशंस कॉजेज चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट। तो आपके कोड में, डॉक्यूमेंट्स में कैसे चेंजेस हो सकती हैं, हो सकता है आपके पास कोई बिजनेस आ जाए, नया बिजनेस आ जाए, मार्केट नीड्स आ जाए, जहां पर बिजनेस की कंडीशन चेंज हो गई है, रिक्वायरमेंट्स आपकी अपडेट हो गई हैं, तो उस केस में यहाँ पर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। सेकेंडली, न्यू स्टेक होल्डर्स में रिक्वायर सम चेंजेस इन द एक्सिस्टिंग, मतलब कि आपके जो आपने जिस कंपनी के लिए आप बना रहे हो, जिससे
जिससे आपने डील करी थी स्टैक होल्डर से, अब और भी ज्यादा स्टैक होल्डर्स आ चुके हैं, तो वो अपने अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं एंड चेंजेस बता रहे हैं कहाँ पर उन्हें जो है रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस चाहिए. Then thirdly, due to business growth or project extension, it is essential to make changes in the project. है ना, हमारा जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट के अंदर हमारे एक्सपांशन होते हैं, अपडेट्स होते हैं, तो ये सब यहाँ पर होने चाहिए. देन यहाँ पर ड्यू टू शेड्यूल और बजट कंस्ट्रेंट्स चेंजेस में मस्ट इन प्रोजेक्ट, मतलब कि जो टाइम या फिर मनी लिमिटेशंस होती हैं बेसिकली, उससे आपका जो है ना, आपका प्रोजेक्ट की जो चेंजेस है वो कम हो सकती हैं. तो बेसिकली यहाँ पर बजट के अंदर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. ये डायग्राम है देखो आपके सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस कैसे इम्पैक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को. तो सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं. देखो टाइप्स ऑफ चेंजेस, पहले तो सबसे पहले चेंज इन रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट्स में चेंज हो रहा है. फिर चेंज इन टीम ऑर्गेनाइजेशन, है ना, उसके बाद चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हो सकता है, चेंज आपके प्रोजेक्ट शेड्यूल में भी हो सकता है. तो ये सब किसको अफेक्ट कर रहा है, देखो ये आपके कोड को अफेक्ट करता है, प्रोजेक्ट प्लान को, अदर डॉक्यूमेंट्स को, टेस्ट को, डेटा को. तो ये चीजें हैं जहां पर अफेक्ट होता है. तो अगर इसको समराइज करें तो व्हेनेवर अ चेंज ऑकर्स इन एन एरिया, जैसे कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स में या पॉलिसीज के अंदर आपका चेंज होता है, तो इससे आपके मल्टीपल पार्ट्स अफेक्ट होते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम के. ठीक है, तो एससीएम क्या करता है, इन चेंजेस को हैंडल करता है इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड आपका जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे. फाइन. अब यहाँ पर एलिमेंट्स देखते हैं एससीएम के अंदर. यहाँ पर अगर हम देखें, देखो सबसे पहले आपके पास एलिमेंट है कंपोनेंट एलिमेंट. ठीक है, तो ये किसको रेफर करता है, इट रेफर्स टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, जैसे कि कोड, डॉक्यूमेंट, टूल्स वगैरह हो गए, दैट नीड वर्जनिंग, जिनको हम अपडेट करते हैं, जिनको हम कंट्रोल करते हैं बेसिकली. सो दैट कम्स इन योर कंपोनेंट एलिमेंट. देन यू हैव कंस्ट्रक्शन एलिमेंट. तो इसके अंदर क्या होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट आ जाते हैं, जो भी आपके रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट्स हैं फॉर बिल्डिंग एंड टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर. आपके बिल्ड टूल्स आ जाते हैं, कंपाइलर्स आ जाते हैं इसके अंदर. देन आपके पास ह्यूमन एलिमेंट होता है. ह्यूमन एलिमेंट में सारे लोग जो कि उस एससीएम सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपके डेवलपर्स हो गए, टेस्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, दैट कम्स इन योर ह्यूमन एलिमेंट. देन आपके पास आता है प्रोसेस एलिमेंट. तो प्रोसेस एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है जो भी प्रोसीजर्स या फिर वर्क फ्लोज आपने डिफाइन कर रखे थे, जिसमें आप चेंजेस मैनेज कर रहे हो, रिव्यूज मैनेज कर रहे हो, अप्रूवल्स देख रहे हो, तो दैट कम्स इन योर प्रोसेस एलिमेंट. तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं एससीएम के, आपको याद रखने हैं: कंपोनेंट एलिमेंट, कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, देन ह्यूमन एलिमेंट एंड प्रोसेस एलिमेंट. यहाँ पर उन्हीं के बारे में बात करी गई है. सी, कंपोनेंट के अंदर कलेक्शन ऑफ टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर फाइल मैनेजमेंट, एग्जांपल आपका डेटाबेस. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस के अंदर जो भी एक्शंस आप ले रहे हो, कंस्ट्रक्शन के अंदर कलेक्शन ऑफ टूल्स दैट ऑटोमेट द कंस्ट्रक्शन, ह्यूमन एलिमेंट्स के अंदर आपके सेट ऑफ टूल्स जो कि आप यूज करते हो बाय सॉफ्टवेयर टीम लाइक टू इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर कौन भी एससीएम आपका. तो ये आपको याद रखना है, इनसे इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको आता है. तो मैं देखो आपको साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उस टॉपिक के बाद बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपको आते हैं. तो इससे बेटर आपकी कोई भी पीपीटी नहीं हो सकती, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको समझ में भी आ रहा है कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. नाउ लेट अस सी द बेसलाइंस ऑफ योर एससीएम. तो बेसलाइंस के अंदर क्या आता है ना, बेसलाइन बेसिकली एक, सी यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज अ माइलस्टोन एंड रेफरेंस पॉइंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट इज मार्क्ड बाय कंप्लीशन और डिलीवरी ऑफ वन और मोर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स एंड फॉर्मल अप्रूवल ऑफ सेट ऑफ प्री डिफाइंड प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड थ्रू फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू. मतलब एक बेसलाइन क्या है ना, बेसलाइन एक आपके शेयर्ड प्रोजेक्ट डेटाबेस की तरह काम करता है. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो यहाँ पर इट इज लाइक ये क्यों एस्टैब्लिश किया गया, ताकि आप अपनी कंप्लीशन को, जो आप डिलीवर कर रहे हो ना अपना प्रोजेक्ट, तो वो वन बाय वन आप कैसे डिलीवर कर रहे हो, कैसे आइटम्स में डिलीवर कर रहे हो, उसको समझने के लिए एक फॉर्मल अप्रूवल है जो कि आप पहले से ही डिफाइन कर रहे हो, विच इज प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू द टेक्निकल रिव्यू. ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिंपल मैं आपको अगर इसको समझाऊं, इसके की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, तो बेसलाइन क्या है, एक शेयर्ड प्रोजेक्ट डेटाबेस है. ठीक है, एंड इसको हम क्यों यूज करते हैं, इट इज अ टास्क फॉर एससीएम दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल टास्क है आपके एससीएम में, जिसके अंदर आप मेंटेन करते हो इंटीग्रिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स. मतलब आपके सारे सॉफ्टवेयर
प्रोडक्ट्स जो है वो आप इंटीग्रेट कर पाते हो, यहाँ पर एक साथ कॉमन कर पाते हो। द मेन एम क्या है ना इसका, मतलब इसकी जो बेस लाइन है, इसका मेन एम ये है कि ये अपनी मतलब रिड्यूस कर पाए, कंट्रोल कर पाए वर्नरेबिलिटी। वर्नरेबिलिटी का मतलब है वीकनेस ऑफ द प्रोजेक्ट दैट कैन इजीली अफेक्ट एंड लीड्स टू चेंज दैट आर अनकंट्रोलेबल, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की वीकनेसेस हैं उनको रिड्यूस करने का, कंट्रोल करने का काम यहाँ पर आपका हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो बेसलाइंस के, तो स्टेप्स क्या है बेसलाइंस के अंदर, देखो बेसलाइन क्या है समझ गए आप। बेसलाइन एक चेक पॉइंट है या फिर एक माइलस्टोन आप इसको बोलते हो, एंड इसमें आप पर्टिकुलर स्टेजेस ऑफ वर्क को दिखा रहे होते हो। जैसे प्लानिंग में हमने ये किया, कंप्लीट हो गई या फिर अप्रूव्ड हो गई, तो वो आप दिखाते हो वहां पर, या फिर पेंडिंग है वो दिखाते हो। कोडिंग का देखते हो, टेस्टिंग का तो मतलब आप एक टेबल बना रहे होते हो, क्या ये हो गया तो कंप्लीट अप्रूव्ड, नहीं तो पेंडिंग, ठीक है। तो इससे आपका जो मतलब है ना चेंजेस के ऊपर ट्रैक रहता है, एंड एवरीवन इंश्योर्स कि यहाँ पर आपका काम बचा हुआ है या फिर सेम वर्जन पे यहाँ पर हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दैट थिंग कम्स ओवर हियर। अब ये कुछ स्टेजेस हैं जिसमें सबसे पहला आपका आ जाता है सिस्टम इंजीनियरिंग। सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर की बेसलाइन डिफाइंड एट दिस लेवल, मतलब कि यहाँ पर व्हाट इज फाइनलाइज्ड एट दिस स्टेज, ठीक है। इस स्टेज पे आपने क्या फाइनलाइज किया वो आप यहाँ पर लिखते हो, तो वो आपकी बेसलाइन होती है, ठीक है। तो सिस्टम इंजीनियरिंग में सिस्टम स्पेसिफिकेशन यानी कि फाइनल सिस्टम प्लान एंड स्ट्रक्चर, दैट कम्स अंडर दिस। देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशंस आ जाते हैं, है ना, जिसमें आप लिस्ट करते हो जो भी आपके सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। फाइन। देन सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर डिजाइन स्पेसिफिकेशन, मतलब कि एक ब्लूप्रिंट कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे बिल्ड होगा, उसका डिजाइन आप दिखाते हो। फिर कोडिंग के अंदर सोर्स कोड आ जाता है, एक्चुअल आप जो कोड लिख रहे होते हो वो। टेस्टिंग के अंदर टेस्ट प्लान्स, प्रोसीजर्स, डेटा, मतलब कि एग्जैक्ट टेस्ट केसेस और जो रिजल्ट्स आपके होते हैं। एंड रिलीज के अंदर ऑपरेशनल सिस्टम, मतलब फाइनल वर्किंग प्रोडक्ट आपका। तो ये स्टेजेस हैं, समझ में आ गई बात, तो प्लीज इसको आप ध्यान में रख सकते हो। सिस्टम इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड रिलीज। हाँ, देन यू हैव दिस बेसलाइंड एससीआईज एंड द प्रोजेक्ट डेटाबेस डायग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर आपके पास ये पूरा डायग्राम है, एंड इससे आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ आपको समझ में आ गया सी एससीआईज, यहाँ पर एससीआईज जो है ना, एससीआईज क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। जैसे कि आपके जो अभी हमने पीछे देखे, यहाँ पर ये क्या था, सिस्टम इंजीनियरिंग था, तो सिस्टम स्पेसिफिकेशन एक आइटम हो गया, कोड एक आइटम हो गया, आपके टेस्ट केसेस आइटम हो गया, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स आइटम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। तो इस डायग्राम का फ्लो समझो। सबसे पहले यू हैव व्हाट योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, डेवलपर्स और इंजीनियर्स क्रिएट करते हैं एससीआईज को, मॉडिफाई करते हैं ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम उनको दे रहे होते हैं। देन हम क्या करते हैं, इन एससीआईज को मॉडिफाई करते हैं। देखो मॉडिफाई करते हैं मतलब जो चेंजेस हमें चाहिए या फिर जो आइटम्स हमें अपडेट करने हैं वो अपडेट हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। उसके बाद फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू हम लेते हैं, मतलब कि जो अपडेटेड एससीआई हैं उनको हम केयरफुली रिव्यू करते हैं, और अगर ये अप्रूव हो जाते हैं, अगर ये अप्रूव हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दे बिकम द ऑफिशियल एंड रेडी फॉर यूज एससीआईज, ओके। अब ये जो अप्रूव्ड एससीआईज हैं वो यहाँ पर है आपके पास। अब इनको हम क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट डेटाबेस है, इसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एंड इनको हम कैसे ऐड करते हैं, एज अ बेसलाइन, ठीक है। तो बेसलाइन के अंदर सिस्टम स्पेसिफिकेशन एंड ऑल ये सब आपका आ जाता है। तो बेसलाइन क्या है, एक फ्रोजन वर्जन है जो कि एवरीवन एग्रीज टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब ये स्टोर्ड एससीआईज है, यहाँ पर आपके सारे प्रोजेक्ट डेटाबेस के अंदर इसको सेफली रखा जाता है, लाइक अ बैकअप या फिर वर्जन कंट्रोल। अब यहाँ पर आ जाता है ये एक्सट्रैक्टेड एससीआईज, मतलब कि जब भी चाहिए आपको वो चेंजेस अपडेट करने के लिए या चेंज करने के लिए, तो आप वापस से उस एससीआई को निकालते हो, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हो, एंड डेटाबेस से निकालने के बाद वापस से एससीएम कंट्रोल में जाता है। एससीएम कंट्रोल यानी कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये क्या करता है, आपके चेंजेस देखता है कि मतलब ट्रैक करता है, कंट्रोल करता है उनको प्रॉपरली, एंड अगर वापस से आपको कोई अपडेट्स करने हैं तो वापस से सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। तो अब ये डायग्राम आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा,
होगा। अब यहाँ पर जो स्टोर्ड SCIs होती हैं उसके अंदर ये सारी टाइप की आपकी SCIs प्रेजेंट होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इस डायग्राम से आपको ये समझ में आया सी कि जो सॉफ्टवेयर आइटम्स है वो कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे रिव्यू होते हैं, कैसे स्टोर होते हैं, कैसे रीयूज होते हैं, एंड सारी चीजें प्रॉपरली किसके कंट्रोल में होती हैं, तो SCM के कंट्रोल में होती हैं, विच इज योर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट अस सी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। ठीक है, तो इसके अंदर डेफिनेशन क्या है, इंफॉर्मेशन दैट इज क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो बेसिकली यहाँ पर आप SCIs क्या है, इनको हम SCIs को डिफाइन कैसे करते हैं, एज लाइक एनी काइंड ऑफ डेटा या फिर डॉक्यूमेंट जो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान बना रहे हो, ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर SCI। क्लियर, वापस से मैं बोल रही हूँ, कोई भी टाइप का डेटा, कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट, कोई भी कोड जो आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेज में बना रहे होते हो, कोई भी प्लान हो जाए, डिजाइन हो जाए, वो आपके क्या बोले जाते हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स यानी कि SCIs बोले जाते हैं। फाइन। सेकेंडली यू हैव सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स रेफर्स टू द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ SCM। मतलब कि यहाँ पर SCIs जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, किसके, SCM के। ठीक है, SCM क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो उसमें आपके ब्लॉक्स क्या हैं, आपके ब्लॉक्स हैं SCIs यानी कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। ठीक है, सो दीज आर योर बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनको आप अच्छे से याद रखो। एंड एवरीथिंग इन SCM इज ट्रैक्ड एज योर SCIs ओनली। देन इट इज एन एग्रीगेटेड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी इन द SRM प्रोसेस। फाइन, जो SCI होता है वो कलेक्शन होता है, आपका एग्रीगेशन होता है, किसका, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का, जो कि आप एक साथ ग्रुप करते हो। एंड इनको हैंडल कौन करता है, इनको हैंडल एक ही यूनिट की तरह किया जाता है। वैसे तो ये बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, लेकिन वी हैंडल देम एज अ सिंगल एंटिटी, एज अ सिंगल यूनिट इन व्हाट, इन योर SRM प्रोसेस। SRM यानी कि सॉफ्टवेयर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। देन a configuration item which is your CI is an service component, is any service component, infrastructure element or other item that needs to be managed in order to ensure the successful delivery of services। यहाँ पर configuration item CI की बात हो रही है, इसमें आपका सिर्फ सॉफ्टवेयर ही इंक्लूड नहीं होता, बाकी सारी चीजें जैसे हार्डवेयर हो गया, सर्विसेज हो गई या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जिसको आपको ट्रैक करना है, जिसको आपको मैनेज करना है, टू एंश्योर कि आपका जो सॉफ्टवेयर है इट वर्क्स प्रॉपरली एंड उसको आप मतलब सक्सेसफुली डिलीवर कर पाओ। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर मतलब prepared and those are included in your configuration item. So I hope you got this point of what is your software configuration item. देन से यहाँ पर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। सो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन, देन यहाँ पर डेटा मॉडल, टेस्ट स्पेसिफिकेशन, कंपोनेंट, सोर्स कोड। तो इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है डिजाइन स्पेसिफिकेशन। तो डिजाइन स्पेसिफिकेशन के अंदर ये जो मतलब बेसिकली जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है डेटा डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, मॉड्यूल डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन। तो इसमें सारे आपके डिजाइन स्पेसिफिकेशन आ जाते हैं। तो डेटा डिजाइन में क्या आ सकता है कि आपका जो डेटा है वो कैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो या फिर वो डेटा कैसे यूज हो रहा है, वो डेटा डिजाइन में आएगा। आर्किटेक्चरल डिजाइन के अंदर आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम का वो आ जाएगा। मॉड्यूल डिजाइन के अंदर डिजाइन ऑफ योर इंडिविजुअल कंपोनेंट या फिर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स का जो डिजाइन है वो आ जाता है। देन इंटरफेस डिजाइन के अंदर हाउ डिफरेंट मॉड्यूल्स या फिर आप जो सिस्टम्स यूज कर रहे हो वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, सो दैट कम्स इन योर इंटरफेस डिजाइन। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस डिजाइन स्पेसिफिकेशन। नाउ यहाँ पर जो एरोज हैं देखो, it connects to both your data model and also your like यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कंपोनेंट के अंदर है ना, तो डेटा मॉडल और कंपोनेंट के अंदर ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो डिजाइन गाइड्स हैं, लाइक हाउ डेटा एंड कंपोनेंट्स आर बिल्ड, वो भी आपके डिजाइन स्पेसिफिकेशन से मतलब आगे का प्रोसेस है वो। फाइन। अब डिजाइन, अगर डेटा मॉडल को अगर हम देखें तो ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है कि आपका जो डेटा है वो कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। तो बेसिकली आप जब डेटाबेस डिजाइन करते हो, स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हो ना डेटा स्टोर करने के, तो वो यहाँ पर आपके आ रहे होते हैं। तो इट गेट्स इनपुट फ्रॉम योर डिजाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सिंस डिजाइन जो डेटा डिजाइन का पार्ट होता है ना, यहाँ पर हम बताते हैं कि हमारे मॉडल को हम स्ट्रक्चर कैसे करने वाले हैं बेसिकली। देन
कंपोनेंट एन, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल या फिर आप कंपोनेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो आपका इंटरफेस डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि कैसे कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे मॉड्यूल्स में, कंपोनेंट्स में कनेक्शन क्या हो रहा है वो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन में पता चलता है। अल्गोरिदम डिस्क्रिप्शन के अंदर कि ये टास्क कैसे परफॉर्म करता है, दैट कम्स अंडर दिस। देन पीडीएल यानी कि प्रोग्राम डिजाइन लॉजिक, ठीक, लैंग्वेज, ठीक है, मतलब कि एक ये तरीका है एक कोड को डिस्क्राइब करने का प्लेन लैंग्वेज में बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड, ठीक है। तो पीडीएल के अंदर हम क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं कोड को इन प्लेन लैंग्वेज, जैसे अल्गोरिदम होता है सिंपल, फाइन। अब ये कहाँ से रिसीव करता है इनपुट, देखो कंपोनेंट एन, ये आपके डिजाइन स्पेसिफिकेशन से भी रिसीव करता है एंड टेस्ट स्पेसिफिकेशन को से भी रिसीव करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कंट्रीब्यूट भी करता है आपके, मतलब देखो दोनों साइड आ रहे हैं ना, तो मतलब ये कंपोनेंट एन से आपके टेस्ट स्पेसिफिकेशन में जा भी रहा है, आपका कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है और सोर्स कोड के साथ भी लिंकेज है, ठीक है। तो जो टेस्ट स्पेसिफिकेशन होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, आपका टेस्ट प्लान होता है जिसमें आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हो, मतलब अपनी डिजाइन करते हो टेस्टिंग के लिए। देन प्रोसीजर, इसके अंदर आप स्टेप्स लिखते हो जो भी आप टेस्ट के लिए कैरी आउट करने वाले हो। टेस्ट केसेस, मतलब वो स्पेसिफिक इनपुट्स एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट्स जो आप चेक करने वाले हो, ठीक है। तो टेस्ट प्लान, टेस्ट प्रोसीजर, टेस्ट केस, ये आपके टेस्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं एंड इट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन योर डिजाइन स्पेसिफिकेशन एंड कंपोनेंट एंड, क्लियर। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। फिफ्थ वाला लास्ट है आपका सोर्स कोड, ये क्या है, एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये कहाँ से क्रिएट होता है, ये कंपोनेंट एन से क्रिएट होता है, मीनिंग दैट द कंपोनेंट डिजाइन लीड्स टू द फाइनल कोड, क्लियर। तो इसके समराइज हम कैसे कर सकते हैं, देखो जो भी एक यहाँ पर ईच बॉक्स आपको दिख रहा है इन द डायग्राम, दिस रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, ये सारे बॉक्सेस ही आपके सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट पीस हैं आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज आर रिलेटेड एंड दे फ्लो फ्रॉम डिजाइन, देन कंपोनेंट, देन टेस्ट, देन कोड। तो ऐसे जिग जैग मैनर के अंदर ये जो है फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ लेट अस सी एससीएम रिपोजिटरी। तो एससीएम रिपोजिटरी क्या होता है, तो बेसिकली अभी हमने जो देखा वो क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम एससीएम रिपोजिटरी देखने वाले हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये जैसे कि एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, तो इट इज नेसेसरी फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क। इट स्टार्टेड विद द पेपर बेस्ड रिपोजिटरी विद द मैनुअल ऑपरेशंस। ओके, तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एससीएम जो है ना, ये एक मतलब पुरानी चीज है जो कि हमारे पास होती आ रही है एंड इसमें हम हमें पता चलता है कि हम सॉफ्टवेयर पार्ट्स को जो है मैनेज कैसे करते हैं एंड लाइक इट हैज बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज दिस सॉफ्टवेयर वर्क। नाउ इन द बिगनिंग, अब जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है, अ पेपर बेस्ड रिपोजिटरी इज लाइक अ फाइन कैबिनेट कंटेनिंग फोल्डर्स। अब अर्ली डेज में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स थे, जो एससीआईज थे, वो कैसे मेंटेन किए जा रहे थे, पेपर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जो कि हम फाइल फोल्डर्स में स्टोर करते थे, मेटल कैबिनेट्स के अंदर स्टोर करते थे। तो कंप्यूटर्स से पहले सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती थी, इट वाज स्टोर्ड ऑन द पेपर, फाइल्स के फॉर्मेट में। वो जो है ना, ऐसे हम कबर्ड में रख देते ना बहुत सारी फाइल्स, तो वैसे यहाँ पर स्टोर होते थे आपके एससीआईज। सो दिस अप्रोच वाज प्रॉब्लमैटिक फॉर मेनी रीजंस। अब ये प्रॉब्लमैटिक थी क्योंकि ये जो है मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपको हर फाइल में मैन्युअली चेक करना पड़ता। नाउ टू डिटरमाइन विच आइटम्स वेयर चेंज्ड एंड बाय whom, इट इज ऑलवेज चैलेंजिंग, है ना। आपको हमेशा आपको डिफिकल्ट होगा फाइल्स के अंदर देखना कि अरे किसने इसको चेंज किया था या फिर मतलब कहाँ पर एग्जैक्टली चेंजेस हुए थे, तो इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम। सो टू डेवलप अ न्यू वर्जन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम इज प्रोन टू एरर्स एंड टाइम कंज्यूमिंग टू। ऑब्वियसली आप जब न्यू वर्जन किसी चीज का बनाने जाते थे तो उस टाइम पे बहुत एरर्स आते थे एंड द मेन थिंग वाज योर टाइम कंज्यूमिंग। सो टू डिस्क्राइब द डिटेल्ड रिलेशनशिप इज एक्चुअली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो एक डिटेल्ड रिलेशनशिप हम पिछले जैसे ओल्ड वर्जन्स में से नहीं निकाल पाते थे, वाई, बिकॉज कि हम सारी चीजें एज अ मैनुअली उसके अंदर कर रहे हैं, फाइल्स फोल्डर्स के फॉर्मेट में कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप इसको देखो, इसके लिए भी क्वेश्चन आता है। तो एससीएम का यहाँ पर आपको समझ में आया कि रिपोजिटरी मतलब क्या, तो पुराने वाली जो हम मतलब ओल्ड वर्जन था उसके अंदर ये एससीआईज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ रोल ऑफ रिपोजिटरी,
रेपोजिटरी का रोल क्या होता है, तो यहाँ पर रेपोजिटरी ना आपके एज अ डेटाबेस सिस्टम की तरह काम करती है, सी डेटाबेस सिस्टम की तरह काम करती है, एंड इट डज ऑल द बेसिक डेटाबेस टास्क, ठीक है, बट इट ऑल्सो डज सम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जॉब्स। तो वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जॉब्स क्या है, देखो सबसे पहले आपके पास है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है ना, लाइक दिस मीन्स द रिपोजिटरी क्या करती है, चेक करती है एंड मेक श्योर करती है कि ऑल द डेटा एंटर्ड इज करेक्ट या फिर कंसिस्टेंट, ठीक है, करेक्ट और कंसिस्टेंट है या नहीं, ये डेटा इंटीग्रिटी चेक करता है। अगर एक भी जगह चेंजेस हो गए, एंड इट ऑल्सो अपडेट्स लाइक रिलेटेड थिंग्स ऑटोमेटिकली, तो कोई चीज ब्रेक नहीं होती है, तो डेटा इंटीग्रिटी के अंदर आपकी सारी करेक्टनेस एंड एक कंटिन्यूअस फ्लो चेक होता है, एंड उसी हिसाब से सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। देन यू हैव सी इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर क्या होता है ना, आपका जो रिपोजिटरी है वो हेल्प करता है डिफरेंट डेवलपर्स को टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन इजीली, एंड इससे हम जो है ना बहुत लोगों के बीच में एक टीम में काम कर सकते हैं, एंड लोग जो है ना टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को सेफली एक्सेस कर सकते हैं, लॉकिंग अनलॉकिंग कर सकते हैं डेटा को, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाला पार्ट भी आपके रोल रिपोजिटरी के अंदर आता है। देन यू हैव टूल इंटीग्रेशन। तो टूल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जो आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं वो आपके रेपोजिटरी से कनेक्ट होते हैं टू एक्सेस डेटा एंड डू देयर वर्क प्रॉपरली। तो इट क्या वो कैसे हेल्प करता है, इट हेल्प टू कंट्रोल हु कैन चेंज एंड व्हाट, फाइन। सो ये टूल इंटीग्रेशन के अंदर आता है। अगेन डेटा इंटीग्रेशन के अंदर आपका लाइक जो भी आपके ये जो रिपोजिटरी है, इट लेट्स मेनी सॉफ्टवेयर टास्क हैपन ऑन वन और मोर सॉफ्टवेयर आइटम्स ना, एक ही टाइम पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आइटम्स को आप मैनेज कर सकते हो, तो टू मैनेज देम टुगेदर इज योर डेटा इंटीग्रेशन। देन आपके पास आ जाता है डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन। तो डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आप मेक श्योर करते हो कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेम रूल्स एंड फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, एंड बेसिकली इससे जो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स है वो ऑर्गेनाइज रहते हैं, क्लियर रहते हैं। एंड एट लास्ट मेथोडोलॉजी एनफोर्समेंट। तो ये रेपोजिटरी हम यूज करते हैं समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इससे हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट डेटा एंड प्रोसेसेस। तो ये जो मॉडल्स हैं ये हमें गाइड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, ताकि हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर परफॉर्म कर पाए। तो ये सारी जो रेपोजिटरी इज नॉट जस्ट अ स्टोरेज, ठीक है, ये हमें डेटा करेक्ट करने में, सेफली शेयर करने में, कनेक्ट टूल्स करने के अंदर, डेटा मैनेज करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड सारे डेवलपमेंट मेथड्स फॉलो करने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। नाउ लेट अस सी दिस। देखो ये सारे वही हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, यू कैन गो थ्रू देम, आप रीड कर सकते हो। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, डिस्कस द रोल ऑफ द एससीएम रेपोजिटरी। नाउ लेट अस सी द एससीएम फीचर्स, ठीक है। तो एससीएम फीचर्स के अंदर सबसे पहला आता है वर्जनिंग, ठीक है। तो वर्जनिंग के अंदर जब हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं ना, तो बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, कॉपीज होती हैं हमारे प्रोडक्ट की जो क्रिएट होती हैं टू इम्प्रूव, है ना। वर्जन्स मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, आगे आगे वर्जन्स मतलब हम इम्प्रूवमेंट्स करते जा रहे हैं। तो रेपोजिटरी क्या करती है, रेपोजिटरी विल कीप ट्रैक ऑफ दीज वर्जन्स, ठीक है, एंड उनका ट्रैक रखती है, मैनेज करती है प्रोडक्ट डिलीवरी को एंड प्रोडक्ट रिलीजेस को। तो जो वर्जन का भी काम होता है वो कौन आपका हैंडल करती है, रेपोजिटरी। तो ये सबसे पहला फीचर हो गया। सेकंड फीचर है डिपेंडेंसी ट्रैकिंग एंड चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेपोजिटरी है क्या स्टोर करती है, रिलेशनशिप स्टोर करती है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे कि डिजाइन कंपोनेंट से प्रोसेस के बीच में जो डिफरेंट पार्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर आपकी जो है रखी जाती है, स्टोर करी जाती है। कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं जो कि मैंडेटरी होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, कोई रिलेशनशिप्स ऑप्शनल होती हैं, तो वो सारा ट्रैक भी यहाँ पर रखा जाता है। एंड ट्रैकिंग दीज रिलेशनशिप्स एंड द हिस्ट्री ऑफ चेंजेस, ये हमारे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन को कंसिस्टेंट रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो था ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। देन थर्ड इज योर रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग ये जो फीचर है, इससे आप ट्रेस बैक कर सकते हो, मतलब कि फ्रॉम द फाइनल प्रोडक्ट आप ओरिजिनल रिक्वायरमेंट्स तक बैकवर्ड ट्रेस कर सकते हो। तो इससे आपके पास जो है ना, आप लाइक आपके पास रिक्वायरमेंट्स भी होंगी जो आपकी नई वाली है, एंड आप उनको पिछले वालों से कंपेयर भी कर सकते हो रिलीजेस वगैरह से। सो दिस हेल्प्स एंश्योर कि सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपरली फुलफिल है या नहीं। तो दिस इज नथिंग बट योर रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग। फोर्थ होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये क्या करते हैं, हम इसके अंदर ट्रैक रखते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस का, यानी कि वर्जन्स, अलग अलग वर्जन्स का ट्रैक हम यहाँ पर रख रहे होते हैं अंडर डेवलपमेंट। सो दीज कॉन्फ़िगरेशंस दिस एक्ट लाइक प्रोजेक्ट माइलस्टोन, या फिर ये हमारे फ्यूचर रिलीजेस के लिए हेल्प करती हैं। देन ऑडिट ट्रैक्स की अगर बात करें तो सॉरी ऑडिट ट्रेल्स। तो
ऑडिट ट्रायल्स क्या होते हैं ना, ये हमारे डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखते हैं अबाउट हु मेड चेंजेस या फिर कहाँ पर चेंजेस हुए, क्यों हुए। तो ये सब चीजें ऑडिट ट्रायल्स यहाँ पर इसका जो है ना डिटेल रिकॉर्ड्स रख रही होती हैं। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज सेव्ड इन रिपोजिटरी टू कीप ट्रैक ऑफ द सोर्स ऑफ एवरी चेंज। फाइन। एंड देखो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए। Now let us see SCM process। तो SCM process के अंदर सी अगेन SCM क्या यूज करता है, स्पेशल टूल्स यूज करता है। इट यूजेस स्पेशल टूल्स ताकि वो नेसेसरी चेंजेस को जो है ना प्रॉपरली करेक्टली कर पाए ऑन द राइट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो कुछ टूल्स यहाँ पर यूज होते हैं आपके। एंड मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन SCM, ये याद रखो, बहुत सारे लोग होते हैं स्टेक होल्डर्स आपके, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डेवलपर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स, प्रोडक्ट ओनर्स एंड टेस्टर्स वगैरह। तो यहाँ पर जो SCM है, दिस प्रोसेस डिफाइंस अ नंबर ऑफ टास्क और लेयर्स। क्लियर। तो ये कौन से टास्क हैं, देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क आपके होते हैं, लेयर्स हम इनको बोलते हैं। फर्स्ट इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो आप फाइंड आउट करते हो, लिस्ट डाउन करते हो सॉफ्टवेयर आइटम्स को दैट नीड टू बी मैनेज्ड। फाइन। देन उसके बाद वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल में आप क्या मैनेज करते हो, ऑब्वियसली डिफरेंट वर्जन आप मैनेज करते हो सॉफ्टवेयर आइटम्स के। देन चेंज कंट्रोल, इसमें आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो चेंजेस को विच आर मेड टू सॉफ्टवेयर आइटम्स। देन कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट के अंदर आप चेक करते हो कॉन्फ़िगरेशंस को, क्या वो रिक्वायरमेंट्स को, स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहे हैं या नहीं। देन स्टेटस रिपोर्टिंग को हम लाइक वी रिपोर्ट द करंट स्टेटस ऑफ सॉफ्टवेयर आइटम्स एंड चेंजेस। तो ये सारे टास्क मतलब हम बेसिकली ये सारे टास्क परफॉर्म होते हैं ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे, कंट्रोल रहे एंड कंसिस्टेंट रहे हमारी डेवलपमेंट के अंदर। फाइन। सी देन वी हैव सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि SCM का प्रोसेस वही है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखो प्रोसेस के अंदर 5 मेन पार्ट्स हैं आपके। द फर्स्ट मेन पार्ट इज योर रेड पजल, ओके, आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेबल करते हैं सारे आइटम्स को वी नीड टू मैनेज इन द प्रोजेक्ट, जैसे कोड फाइल्स मैनेज करनी है, डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने, रिसोर्सेज मैनेज करने। फिर आपका आता है यहाँ पर वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल में हम सारे वर्जन्स को जो है डिफरेंट वर्जन्स को हम ट्रैक कर रहे होते हैं। समवन चेंजेस अ फाइल, वी सेव द न्यू वर्जन सो वी कैन गो बैक इफ नीडेड, राइट। देन आपके पास चेंज कंट्रोल होता है। चेंज कंट्रोल मतलब कि आप मैनेज करते हो चेंजेस। तो बिफोर मेकिंग अ चेंज हम उसको रिव्यू करते हैं एंड उसको अप्रूव करते हैं कि कोई भी चीज ब्रेक ना हो। फाइन। देन कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट के अंदर हम चेंजेस तो करते हैं, इफ वी चेक इफ एवरीथिंग इज वर्किंग करेक्टली, तो इट्स लाइक डूइंग अ क्वालिटी चेक इन योर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। देन रिपोर्टिंग के अंदर, रिपोर्टिंग जो है फाइनली वी कीप रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ ऑल द चेंजेस। एंड इससे हम क्या कर पाते हैं, हमारी जो टीम है वो अपडेटेड रह पाती है एंड स्मूथली वर्क कर पाती है। तो ये सारे स्टेप्स एक लूप में चलते हैं। एंड जो सेंटर है इसका वो SCM प्रोसेस है जो हर चीज का जो है कंट्रोल रखता है। फाइन। अब इसके लेयर्स अगर हम देखें तो सी दिस इज द लेयर्स ऑफ द SCM प्रोसेस। तो बेसिकली यहाँ पर हम कैसे समझ सकते हैं ना, जैसे ऑनियन, इसका कलर भी वैसे ही रखा हुआ है, ऑनियन का जैसे मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो एट एवरी सेंटर वी हैव द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पर। क्लियर। तो सी यहाँ पर सबसे पहला आपका आ जाता है क्या, आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन दिस लेयर वी गिव ईच सॉफ्टवेयर आइटम अ प्रॉपर नेम एंड लेबल। ठीक है। हर एक सॉफ्टवेयर आइटम का हम एक प्रॉपर नाम देते हैं, प्रॉपर लेबल देते हैं। एंड दिस हेल्प्स अस ट्रैक कि कौन से आइटम कहाँ पर है, किसको बिलोंग करता है। तो जब उसका नाम हमें पता होगा बेसिकली, तो हम उसको अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। देन यू हैव चेंज कंट्रोल जो कि आपका नेक्स्ट लेयर है। तो ये लेयर क्या मैनेज करता है, चेंजेस को मैनेज करता है जो आप उन आइटम्स पे कर रहे हो। तो इफ समवन वांट्स टू अपडेट अ फाइल, तो चेंज मस्ट बी अप्रूव्ड एंड रिकॉर्डेड। ठीक है। तो वो चेंज कंट्रोल में आता है। देन वर्जन कंट्रोल में ऑब्वियसली आपका वर्जन ट्रैक होता है। तो अगर किसी ने मिस्टेक कर दी तो हम वापस से बैक ओल्डर वर्जन पे आ सकते हैं। देन कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं कि सारे के सारे आइटम्स क्या करेक्ट हैं, प्रॉपरली लिंक्ड हैं। इट्स लाइक चेकिंग इफ एवरीथिंग इज इन द राइट प्लेस, या फिर वो एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। एट लास्ट यू हैव रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग आउटर मोस्ट लेयर होता है। फाइनली इस लेयर के अंदर आप सारे रिकॉर्ड्स को मतलब रखते हो। एंड कौन से रिकॉर्ड, सारे एक्शंस के, सारे चेंजेस के रिकॉर्ड्स। तो रिपोर्ट्स हेल्प टीम्स स्टे
अपडेटेड, फाइन। तो इससे हमारी टीम अपडेटेड रहती है एंड एक ट्रांसपेरेंसी टीम के अंदर बनी रहती है। तो ये सारे लेयर साथ में वर्क करते हैं ताकि हम एक वेल मैनेज्ड और रिलायबल सॉफ्टवेयर वर्जन बना पाए। एंड मतलब जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ना सॉफ्टवेयर VMN, तो ये क्या है आपका वर्जन है M.N वर्जन, आप देखते हो ना 2.0 3.5 जो भी वर्जन, तो वो वर्जन हम यहाँ पर बना रहे होते हैं। फाइन, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ यहाँ पर ये क्या है, SCM ऑपरेशनल सिनारियो है, ठीक है। ये क्या हमें दिखा रहा है कि हाउ डिफरेंट पीपल इंटरैक्ट, जब आप सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस करते हो तो लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजर है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, एंटायर प्रोजेक्ट को देखता है, इंश्योर करता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस है वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। सो ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सारे टीम मेंबर के साथ एंड चेंजेस को अप्रूव करते हैं एट हाई लेवल, ठीक है। तो इनका काम बस देखने का काम है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ये ऐसा इंसान होता है ना, ये SCM का हार्ट होता है समझो, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्या करता है, सारे सॉफ्टवेयर आइटम्स का, वर्जन्स का, चेंजेस का ट्रैक रखते हैं, ठीक है। दे मेक श्योर एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड ऑर्गेनाइज्ड करेक्टली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेवलपर आ गए। तो डेवलपर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर आइटम्स को क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं एंड सबमिट करते हैं, जो भी चेंजेस रिक्वेस्ट हैं या फिर अपडेटेड कोड है या फिर जो भी चीजें डिफरेंट वर्जन्स की हैं वो सब यहाँ पर ये अपडेट कर रहे होते हैं। फिर आपका आ जाते हैं यूजर। तो फाइनली यूजर्स इंटरैक्ट करते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट के साथ एंड सबमिट करते हैं जो भी मतलब उनका फीडबैक होता है या फिर जो भी उनको लगता है कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस, तो यूजर कैन टेल दिस, ठीक है। तो ईच ऑफ दीज रोल कंट्रीब्यूट्स SCM ऑपरेशनल सिनारियो, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट चीज आइडेंटिफाई हम करते हैं ऑब्जेक्ट्स को इन द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर सी आइडेंटिफिकेशन सेपरेटली नेम्स ईच SCI एंड देन ऑर्गेनाइजेस। तो जो अभी मैं आपको समझा रही थी ना वो ही है। आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम सबको नाम दे रहे होते हैं, SCIs को हम नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हम डिफाइन करते हैं, बेसिक ऑब्जेक्ट और एग्रीगेट ऑब्जेक्ट। तो बेसिक ऑब्जेक्ट वो होता है, इट इज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। आप जब एनालिसिस कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, कोड या टेस्ट कर रहे हो, तो उस केस में जब आपके पास आता है वो आपका ये होता है। हो सकता है आपकी इंडिविजुअल फाइल्स हो जैसे .cpp फाइल या टेस्ट स्क्रिप्ट या UML डायग्राम्स, तो ये बेसिक ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। एग्रीगेट ऑब्जेक्ट इज क्या है, आपका कलेक्शन है बेसिक ऑब्जेक्ट्स का एंड अदर एग्रीगेट ऑब्जेक्ट्स का। तो इन सबके कलेक्शन को एग्रीगेट बोला जाता है, जैसे कि पूरा का पूरा लॉगिन मॉड्यूल या पूरी की पूरी HTML फाइल, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ये सारी फाइल्स टुगेदर, तो इन सबको हम एग्रीगेट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। आइडेंटिफाइंग आइटम्स लाइक टेस्ट केसेस, स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, मॉड्यूल्स एंड शेड्यूल टाइम। तो यहाँ पर आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइंग ईच कंप्यूटर SCI ये इन द प्रोसेस ग्रुप बेसिक डिटेल्स ऑफ व्हाई व्हेन चेंजेस विल बी मेड एंड हु विल बी इन द चेंज ऑफ मेकिंग देम। तो बेसिकली हम कौन चेंज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उस सबका यहाँ पर ट्रैक रख रहे हैं। तो बेसिकली उसी के यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। फिर वर्जन कंट्रोल, तो देखो मैंने जो आपको डिटेल में पढ़ा दिया है ना वही है, यहाँ पे इन सबकी डिटेल्स लिखी हुई है। अब आप इसको जाके रीड आउट कर सकते हो। सी अब ये जो वर्जन कंट्रोल का ये जो डायग्राम है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है ना, सिंपल विजुअल एग्जांपल है ऑफ हाउ वर्जन कंट्रोल जो है ना टीम एनवायरनमेंट में वर्क करता है। तो लेफ्ट साइड में देखो आपके पास क्या है, ये सेंट्रल सर्वर का डायग्राम है। तो ये जो सेंट्रल सर्वर है बेसिकली ये मेन वर्जन होता है आपके प्रोजेक्ट का, ठीक है। ये किसको पॉइंट करता है, सर्वर आइकन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो कोर है, जो मास्टर कॉपी ऑफ कोड है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये किसको कनेक्टेड है, ये आपके रेपोजिटरी को कनेक्टेड है। तो रेपोजिटरी क्या है, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है जहां पर आपकी सारी फाइल्स, कोड वर्जन, हिस्ट्री वगैरह सब स्टोर है, ठीक है। तो वो यहाँ पर है। नाउ ऑन द राइट साइड सी वी सी 3 डेवलपर्स, डेवलपर 1, डेवलपर 2 एंड डेवलपर 3। तो ये सारे आपके डेवलपर्स हैं एंड ये सब लोग अपने अपने कंप्यूटर्स पे अपना अपना अकेला जो है ना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हर डेवलपर क्लोन बना रहा होगा, चेक कर रहा होगा प्रोजेक्ट को, सेंट्रल रेपोजिटरीज के अंदर चेंजेस कर रहा होगा, मशीन्स के अंदर चेंजेस। तो ये सारी चीजें कहाँ पर आ जाती हैं, फिर आपके पास रेपोजिटरी में आ जाती हैं एंड देन वर्जन कंट्रोल होके आपके सर्वर में चली जाती हैं। तो ऐसा वर्जन कंट्रोल का काम चलता है जब हम एक मतलब टीम में काम कर रहे
रहे हैं। अब यहाँ पर तो 3 डेवलपर्स दिख रहे हैं, आपके थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स भी हो सकते हैं जो कि काम कर रहे हैं वर्जन कंट्रोल के ऊपर, पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। अब चेंज कंट्रोल में भी मैंने आपको समझा दिया था, चेंज कंट्रोल में हम क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेसिकली, इसमें हम सिस्टमैटिक प्रोसेस करते हैं टू मैनेज ऑल द चेंजेस, जो कि हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाते वक्त या सिस्टम को बनाते वक्त करते हैं। तो मेन गोल क्या होता है इसका मेन गोल क्या होता है, पर्पस क्या होता है, टू एंश्योर दैट नो अननेसेसरी चेंजेस आर मेड, या फिर सारे चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सर्विसेज आर नॉट अननेसेसरीली डिस्ट्रप्टेड एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। तो बेसिकली मेन गोल इसका यही है कि अननेसेसरी चेंजेस हम अवॉइड करें और जो प्रॉपर चेंजेस हैं वो हम अप्लाई करें, ठीक है। तो वो यही है आपका पूरा। अब जो प्रोसेस होता है, तो सॉफ्टवेयर टीम क्या करता है, देखो सॉफ्टवेयर टीम, ये चेंज कंट्रोल प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। हमारा प्रोसेस काम कैसे करता है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर टीम क्या सेंड करता है, सेंड करते हैं देयर चेंज रिक्वेस्ट, किसको सेंड करते हैं, एससीएम को सेंड करते हैं। फिर एससीएम क्या करता है, उसको एनालाइज करता है कि क्या ये चेंज मतलब कोई इम्पैक्ट डालेगा हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर, क्या कॉस्ट पे अफेक्ट होगा, क्या आपके टाइम पे अफेक्ट होगा, डिपेंडेंसीज एंड एवरीथिंग। उसके बाद इफ द चेंज इज रीजनेबल एंड बेनिफिशियल, तो हम उसको अप्रूव कर देते हैं, अदरवाइज एससीएम कम्युनिकेट करता है एंड डिनायल कर देता है उस चेंज को, एंड इफ इट अप्रूव्ड देन इम्प्लीमेंट्स ऑल नेसेसरी चेंजेस, ठीक है। तो वंस अप्रूव तो चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाती हैं एंड देन रिव्यू होती हैं, डॉक्यूमेंट हो जाती हैं आपके सिस्टम के अंदर। तो ऐसे चेंज होता है। अब इसके बेनिफिट्स जो है वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, बेटर कॉस्ट, रिस्क अवॉइडेंस एंड ऑल, ये आप इसको रीड कर सकते हो। फिफ्थ आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट है। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट के अंदर क्या होता है ना, आपका जो ये प्रोसेस है ये इंश्योर करता है कि जो आपका सिस्टम है इट इज बीइंग डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट प्लान, जो आपका प्रोजेक्ट प्लान था उस हिसाब से आप यहाँ पर डेवलप कर रहे हो, फाइन। तो मतलब एवरीथिंग मस्ट बी इन अ प्रोसेस, एंड जो भी हो रहा है वो मॉडिफाइड होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए एक डिफाइंड स्कोप के ऊपर। तो जब हम ये करते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट, तो हम चेक करते हैं कंप्लीटनेस को, देखो यहाँ लिखा है कंप्लीटनेस, करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी, है ना। तो इन चीजों को हम चेक करते हैं जो भी हम मॉडिफाई कर रहे हैं आइटम्स को हमारे एससीएम सिस्टम के अंदर, ठीक है। और फाइनली हमारा जो एक्शन आइटम्स होते हैं, जो भी एक्शन आइटम्स होते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, उनको हम ट्रैक करते हैं टू क्लोजर, मीनिंग कि वो फिक्स हो चुके हैं, फॉर्मली वो रिजॉल्व हो चुके हैं। एट लास्ट सी स्टेटस रिपोर्टिंग। तो स्टेटस रिपोर्टिंग के अंदर हम फोकस करते हैं ऑन कम्युनिकेशन ऑफ चेंजेस टू ऑल पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वॉल्व विद द चेंज, मतलब कि अब हमने चेंज कर दिया है, अब हम स्टेटस रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम अपने सारे टीम मेंबर्स को बताएंगे, क्लियर कम्युनिकेशन में समझाएंगे कि ये चेंजेस हमारे सॉफ्टवेयर में हुए हैं। तो इससे हमारे सारे कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, हमारी टीम में एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, उन्हें समझ में आ जाता है एग्जैक्टली क्या हुआ है। एंड इसमें ये भी क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, हमें ये चेंजेस क्यों करनी पड़ी, देन हु डिड इट, किसने करी है, व्हेन डिड इट हैपन, देन व्हाट एल्स विल बी अफेक्टेड। तो ये सारे जो है ना चेंजेस हम यहाँ पर बता सकते हैं, ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हम स्टेटस रिपोर्टिंग के टाइम जो है समझ रहे होते हैं। तो स्टेटस रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप समझ गए हो, ताकि हम जो है न्यू सॉफ्टवेयर रिलीजेस को, जब भी हम न्यू वर्जन क्रिएट करते हैं ना प्रोडक्ट का, तो अपने डेवलपर्स, टेस्टर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ, पूरी टीम के साथ इस चीज को शेयर कर रहे होते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। एंड ये पूरा क्या था, आपका यूनिट था, यहाँ पर ये लास्ट स्लाइड थी, एंड यस वी हैव डिड इट। जस्ट ये लेयर्स वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसके डिटेल्स पढ़ सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है। लेयर्स ऑफ एससीएम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइन। फिर हमने यहाँ पर ये प्रोसेस देखा, प्रोसेस में भी सेम चीजें हैं, यहाँ पर भी वही है। तो एससीएम प्रोसेस के अंदर आपको बस आइडेंटिफिकेशन, वर्जन कंट्रोल, चेंज, कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेटस रिपोर्टिंग, इन चीजों को याद रखना है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स इट, ठीक है। एससीएम फीचर्स के अंदर वर्जनिंग, डिपेंडेंसी ट्रैकिंग, फिर चेंज मैनेजमेंट, देखो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो सारी चीजें। अब एक बार आप इस पीपीटी को रिवाइज करोगे ना, मैंने सारे नोट्स डाल दिए हैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो मास्टर सॉल्यूशंस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं मोस्टली। तो मतलब अगर आप अभी देख रहे हो, मतलब M3 का एग्जाम, मतलब जब मैंने अपलोड करी है, तो इस केस में आपका M3 के भी मैंने मास्टर सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी भी नहीं लिया है तो प्लीज गो एंड टेक द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। अगर ये वीडियो आप एग्जाम से एक दिन पहले देख
देख रहे हो मतलब कि सारे मास्टर सॉल्यूशंस अपलोडेड है एंड सारी चीजें मतलब अपलोड हो चुकी हैं चैनल के ऊपर। बट ये जो पीपीटी है ये भी बहुत पहले मैंने अपलोड कर दी है, तो आई होप कि आप अब जाके इसको रिवाइज करेंगे एंड अब पीपीटी आपको क्रिस्टल क्लियर लगेगी, जो आपको पहले समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सब देख लिया, रिस्क मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर रिस्क, आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग, आरएमएम और क्या हमने बहुत इंपॉर्टेंट एससीएम को पढ़ा। तो एससीएम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स इट। ये पूरा आपका था रिस्क एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड आई होप आपको समझ में आया है। देखो मैंने बहुत सारी चीजें, देखो जो चीजें आपकी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ना, तो इसीलिए मैंने एट एंड उनको बोल दिया है कि आप इसको रीड कर सकते हो, बाकी मैंने उन सबको एक्सप्लेन किया है। ऐसा मत सोचो कि मैंने इसको स्किप कर दिया उसको स्किप कर दिया, मैंने समझा दिया है ओरली आपको, अब बस आप उसको रीड करोगे तो आपको वो चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस थिंग एंड आपका यूनिट 5 भी कवर हो चुका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अब आप नेक्स्ट मुझे बता सकते हो, अब अगर आप अभी देख रहे हो मतलब जहां जब मैंने अपलोड करी है वीडियो, तो बेसिकली आपका M3 का पेपर है। नाउ आई विल टेल यू टू फोकस ऑन M3 ओनली। अब आपको सिर्फ जो है ना एग्जाम्स ओरिएंटेड अब आप पढ़ो। अब इसके नेक्स्ट अगर कोई जैसे कि अभी पीपीएल के 2 यूनिट्स बचे हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी 1 यूनिट बचा है, आई विल ट्राई, ओके आई एम सेइंग कि आई विल ट्राई टू कवर इट इन द गैप्स। अगर अदरवाइज अगर आप खुद कर पा रहे हो, नोट्स तो सारे अपलोडेड है, तो आप खुद से भी कर सकते हो एंड इट इज वेल इनफ कि आप कुछ तो चीजें खुद से भी कर लो। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आई एम देयर, आई विल मेक द वीडियोस इन योर गैप्स इटसेल्फ। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल। अगर कहीं पर डाउट हो तो यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, उससे अच्छा आप पहले गूगल करो, जीपीटी करो, उसको खुद समझने की कोशिश करो। फाइन, तो चलिए ये पूरा आपका हो गया यूनिट एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।